वेलकम ऑल ऑफ यू। आज के इस वेबिनार में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि आज का जो हमारा वेबिनार है वो स्कूल हेल्थ एंड वेलबींग के कार्यक्रम के अंतर्गत किया जा रहा है। और एक विशेष थीम का भी सिलेक्शन किया गया है आज के वेबिनार के लिए। और ये है कि जब हम विद्यालयी शिक्षा की बात करते हैं तो हमेशा इस बात को रखते हैं कि विद्यालयी शिक्षा का मतलब है कि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो। तो जो ऑलराउंड डेवलपमेंट की बात करते हैं या होलिस्टिक पर्सपेक्टिव में जो डेवलपमेंट की बात करते हैं बच्चों का, उसमें जो उनके सोशियो इमोशनल जो एस्पेक्ट हैं उसके पूरे लर्निंग पे क्या इम्पैक्ट होता है, उसके क्या प्रभाव होते हैं, इन सभी विषय वस्तुओं को गहनता से समझने का प्रयत्न करेंगे। मैं एक बार पुनः आपको रिपीट करूं कि भारत सरकार के द्वारा, जिसमें शिक्षा मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय के ज्वाइंट वेंचर में एक कार्यक्रम शुरू किया गया है सभी राज्यों में, जो स्कूल हेल्थ एंड वेलबींग को लेकर के है। और इसमें कोशिश की गई है कि उन सारे पहलुओं को टच करें जो बच्चे के बेहतर नागरिक बनने में, पठन पाठन करने में जो भी फैक्टर्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं, उन सभी चीज़ों को भी देखने समझने की और उसको, उसमें जो भी बाधाएं हैं उसको समाप्त करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की जाए। हमारे राज्य में भी ये कार्यक्रम शुरू हुआ है। आप सभी अवगत होंगे कि विगत 3 दिसंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा विधिवत इस कार्यक्रम को का शुभारंभ किया गया है। और उस समय से लगातार हम लोग इनके जो इस कार्यक्रम के जो प्रिपरेटरी एक्टिविटीज हैं, जो शुरुआती काम हैं, उन चीज़ों में हम लोग लगे हुए हैं। चाहे वो स्कूल लेवल पे टीचर का सिलेक्शन का मामला हो, जो नोडल टीचर होंगे, जो एम्बेसडर जिसको हम कह रहे हैं, एम्बेसडर फॉर स्कूल, उनके प्रशिक्षण भी हम लोगों ने अभी लास्ट वीक ही कंप्लीट किया है। डीआरजीज का सिलेक्शन हुआ है जो विद्यालय स्तर पर हमारे बाकी शिक्षकों को मदद पहुंचाएंगे। और भी कई तरह की छोटे छोटे गतिविधि हैं जो हम लोग जिस पे काम चल रहा है और आगे हम लोग इसको लेके जाएंगे। इसी पर्सपेक्टिव में चूंकि भारत सरकार का कार्यक्रम तो है ही स्कूल हेल्थ एंड वेलबींग, लेकिन उसी पर्सपेक्टिव में हम लोगों ने कुछ पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी एक एग्रीमेंट किया है। और वो जो पोर्टिकस और सत्वा का जो कंसोर्शियम तैयार किया गया, जिसमें क्वेस्ट अलायंस है, जिसमें पिरामल केवल्या फाउंडेशन है, जिसमें ड्रीम ए ड्रीम है, तो ये सारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिल करके हम लोग आगे 4 वर्षों तक में इन मुद्दों पे काम करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो पठन पाठन या विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था में जहाँ जो चीज़ बच्चों को ज़्यादा हर्ट करती है या जिस पे हम अभी तक बहुत संजीदा नहीं हो पाए हैं, उन सारे मुद्दों को भी हम बच्चों के बीच शेयर करें और उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेकर के आगे बढ़ सकें। और उसी दौरान, जैसा कि पहले के भी वेबिनार में हमने आपसे हमारा एक कमिटमेंट था स्टेट लेवल की तरफ से कि हम लोग प्रत्येक वीक में जो भी थीमेटिक एरिया है इस पूरे कार्यक्रम के, जैसा आप देखोगे कि 11 थीम भारत सरकार के द्वारा चयनित किए गए हैं और 5 थीम हम लोगों ने अपने स्टेट स्पेसिफिक तय किए हैं। तो लगातार ये वेबिनार करेंगे वीक में एक बार, और इसके माध्यम से कोशिश हमारी ये है कि हम जन जन तक अपनी वेबिनार के माध्यम से पहुँचे और इस कोविड पेंडेमिक के दौरान जो कुछ भी प्रोटोकॉल है उसको देखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल मोड में आपके साथ जुड़े रहें। और जैसे ही ये प्रोटोकॉल शिथिल होगा, हम फेस टू फेस करने की स्थिति में पहुंचेंगे, तो डेफिनेटली बड़े बड़े वर्कशॉप हम विभिन्न जिलों में, प्रखंडों में आकर के अपने पार्टनर एनजीओज के साथ करेंगे, ताकि आपके जो भी मन में संशय हो, कोई भी प्रश्न हो, तो आप वो डायरेक्टली वहाँ पे पूछ सकते हैं। इस वेबिनार में भी आप तमाम दर्शकों से अनुरोध है, जो भी हमारे प्रतिभागी यहाँ जुड़े हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक के ऑफिसर्स, हमारे शिक्षक, हमारे पैनलिस्ट, आप जो भी प्रतिभागी हैं, अगर उन्हें कोई भी क्वेश्चन आंसर कुछ भी क्वेश्चन उन्हें लगे तो डेफिनेटली हमारे Q&A पे जाकर के उसे रजिस्टर करें। हमारी कोशिश होगी कि हम आपको उन क्वेश्चंस को एक बेहतर रूप में आपके सामने उसके जो भी प्रोबेबल सॉल्यूशन है हम लेकर के आ सकें।
तो आइए आज का ये राज्य स्तरीय वेबिनार प्रारंभ करते हैं। और मुझे बहुत खुशी है कि आज का जो मुद्दा है ये बड़ा रेलिवेंट मुद्दा है। अक्सर हम लोग जब विद्यालय में होते हैं तो बस एक ही चीज़ के पीछे पड़े होते हैं कि बच्चा सीखा कि नहीं सीखा, बच्चा पढ़ा कि नहीं पढ़ा, टीचर ने आज पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, टीचर आज उपस्थित हुआ कि नहीं हुआ। बाकी चीज़ों पे हम कभी ध्यान ही नहीं देते हैं। मान लो कोई टीचर 10 मिनट लेट पहुंचा, तो क्या हमने कभी बात करने की सोची कि वो टीचर 10 मिनट क्यों लेट हुआ? कोई बच्चा अगर लेट होता है या कोई बच्चा मान लो कि आपके क्लासेस को अटेंड नहीं कर पा रहा है या वो रेगुलर नहीं है, तो क्या हमने अकेले में उससे बात करने की कोशिश की, उसे अपने विश्वास में लेने की कोशिश की? हमने उसके सामाजिक और जो भी उनके आर्थिक स्थिति है, उनके पारिवारिक बैकग्राउंड है, उसके बारे में कोई जानकारी हमने लेने की कोशिश की? और जब आप ऑलराउंड डेवलपमेंट की बात करते हो, होलिस्टिक पर्सपेक्टिव में किसी चीज़ को देखते हो, तो छोटे छोटे पहलुओं का भी इम्पैक्ट पूरे एजुकेशन पे पड़ता है, जो बच्चों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और इसलिए मैं आज के इस वेबिनार में जो जो थीमेटिक एरिया रखा गया है वो काफ़ी अच्छा है। और मैं चाहूँगा अपने पूरे पैनलिस्ट से कि बेबाकी से आज इस पर बात हो, भरपूर बात हो। और हमारे प्रतिभागियों से अपील है कि वो भी इसे ध्यानपूर्वक सुने, क्योंकि अब अभी तो देखो जमाना ये आ गया है ना कि आप अगर किसी को समझोगे नहीं तो उसके लिए आप कार्यक्रम क्या कर पाओगे। तो समझना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिस्टम को समझना। और बच्चा क्या है, उस सिस्टम का एक हिस्सा है, जो सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। शिक्षक क्या है, इस सिस्टम के बड़े इंपॉर्टेंट हिस्से हैं। तो ये जो थीम है आज, ये बड़ा ही मज़ेदार थीम होगा हम सभी के लिए। और व्यक्तिगत रूप से मैं भी आज कुछ लर्न करूंगा अपने पैनलिस्ट के द्वारा जो भी बातें होंगी। मैं आज के इस वेबिनार में स्वागत करता हूं हमारे बीच हमारे की स्पीकर, हमारे डायरेक्टर डॉक्टर शैलेश कुमार चौरसिया, जो झारखंड एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल के स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं, और साथ में JCRT जो पूरे करिकुलम रिफॉर्म पे काम करती है उसके भी डायरेक्टर हैं। इसके अतिरिक्त संपूर्णा कंसोर्शियम के रूप में हमारे साथ जुड़े हैं नीता अग्रवाल, सुचेता भट्ट, नेहा प्रति एंड संगीता मैमगैन, आकाश सेन, ईशान शर्मा। कई लोग हमारे साथ आज पूरे इस पैनलिस्ट के रूप में, एक बड़ा लंबा चौड़ा पैनलिस्ट का ग्रुप है आज हमारे साथ। और सभी के लिए हमने कुछ छोटे छोटे थीम भी बांट के रखे हैं कि वो उसी मुद्दे पे बात करेंगे तो शायद ज़्यादा हम सभी की समझदारी बन पड़ेगी। और आने वाले 1.5 घंटों के अंदर में हम तमाम पहलुओं पे आपके साथ रूबरू होंगे। सबसे पहले मैं अनुरोध करना चाहूँगा अपने निदेशक महोदय से, डॉक्टर शैलेश कुमार चौरसिया सर से, कि एडुकेशन एज ए होल, जब हम विद्यालय शिक्षा की बात करते हैं तो उसमें अगर हम सोशियो इमोशनल एस्पेक्ट को अगर देखें तो ये कितना महत्वपूर्ण है, और क्यों इसके लिए हमें एक कहीं ना कहीं शुरुआत करने की जरूरत है आज के दिन में। इन तमाम पहलुओं को लेकर के हमारे बीच है डायरेक्टर डॉक्टर शैलेश कुमार चौरसिया सर। गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज JEPC की तरफ से ऑर्गेनाइज इस वेबिनार में हम आज के पैनलिस्ट, आज के जो कंसोर्टियम के रिप्रेजेंटेटिव हैं, आज डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल से जितने ऑफिसर्स जुड़े हुए हैं, और मेरे शिक्षकगण, आप सभी को मेरा अभिवादन, जोहार। हम लोग एक बहुत इम्पोर्टेंट इश्यू में बात करने जा रहे हैं, और इस इश्यू के एक्सपर्ट हम लोगों से जुड़े हुए हैं। आज हम लोगों के साथ पैनलिस्ट हैं, नीता अग्रवाल जी हैं, सुचेता भट्ट जी हैं, नेहा पारती जी हैं, और साथ ही है संगीता मैमगैन जी हैं। इनका काफ़ी एक्सपर्टीज है इस फील्ड में। इन्होंने विभिन्न राज्यों में IT इंटीग्रेशन के साथ बहुत काम किया है। हम लोग जानना चाहेंगे सभी के नज़रिया कि हम अपने राज्य में जो सोशियो इमोशनल लर्निंग की हम लोग बात करते हैं, उसका किस तरह से जो एक पॉजिटिव आउटकम है वो हमारे बच्चों तक पहुँचे,
और हमारा एक स्कूल जो है वो एक इनेबलिंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर पाए बच्चों के लिए। जब हम इनेबलिंग इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो वहाँ पे सोशियो इमोशनल लर्निंग सिर्फ बच्चों की नहीं होती है, बल्कि वो शिक्षक किस मेंटल स्टेज में है, उनकी क्या अंडरस्टैंडिंग है इकोसिस्टम का, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अभी अभिनव बता रहा था कि जब एक स्कूल इन्वायरमेंट में हम लोग बहुत मैकेनिकल हो जाते हैं और बस वो नंबर सिस्टम को काउंट करते हैं कि किसका कौन एग्जाम में कितना नंबर लाया और वो कौन सा डिवीजन से पास किया, तो फिर एक जो सोसाइटल कॉन्स्ट्रेंट है उसको हम भूल जाते हैं। हम सारी चीजों को एक ही पैमाने पे नापना चाहते हैं, जबकि हम लोगों को एक डाइवर्सिफाइड अप्रोच रखना चाहिए, क्योंकि हर बच्चा हर चीज में अच्छा नहीं होता है, हर टीचर का पढ़ाने का तरीका अलग होता है। सो हाउ शैल वी गो अहेड सो दैट बच्चों में एक वो डर का माहौल नहीं बन के एक सीखने का माहौल हो, एक ऐसा कंफर्टेबल एनवायरनमेंट हो कि वो अपने को एक्सप्रेस कर पाए। हम डिक्टेटर बन के नहीं पढ़ाएं, मेरा स्कूल इतना इम्पोजिंग नहीं हो कि बच्चों को क्वेश्चन पूछने में डर लगे, वो अपनी बात को नहीं बता पाए। सो क्या हम लोग एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं जहाँ पे बच्चे को मजा आए कि हम अपनी बात को शेयर करें, और जब शेयर करते हैं तो टीचर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सो इन सब चीज़ों में हम लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है। और ये एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि हर बच्चे का एक जो सोशियो कल्चरल कनेक्शन है वो अलग होता है, उसके घर का जो एक पैटर्न होता है वो अलग होता है, और स्कूल में जाके वो अगर एलियन कल्चर उसको मिले तो बहुत दिक्कत होता है। सो वी हैव टू हैव ए फैसिलिटेटिंग एनवायरनमेंट। तो उसमें शिक्षकों का बहुत रोल होता है, और शिक्षक बहुत बार जाने अनजाने उनका कोई इंटेंशन नहीं रहता है, लेकिन वो ऐसी चीज़ों को इम्पोज करते हैं जिससे उनको लगता है कि मेरा बच्चा अच्छा पढ़ेगा, उसका रिजल्ट अच्छा होगा, वो आगे बढ़ के और अच्छा कर पाएगा। उनका इंटेंशन अच्छा रहता है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ हम लोग कर गुजरते हैं जो बच्चों को समझ नहीं आती, या फिर उसका एक मेंटल स्ट्रेस बढ़ता है, उसको एक बोझ लगने लगता है एजुकेशन। तो इन्हीं सब चीज़ों से वी आर एक्सपेक्टिंग कि आज हम मेरा जो एक्सपर्ट पैनल है वो लोग इसमें प्रकाश डालेंगे, और हमारे शिक्षक और जितने ऑफिसर्स आज जुड़े हुए हैं उससे लाभान्वित होंगे, और कोशिश करेंगे कि हम उसको ओपन माइंडेडली एक्सेप्ट करें। आज इस प्लेटफॉर्म में जो भी बातें की जाएंगी उसको फिर आप डिबेट डिस्कशन कर सकते हैं, आगे फर्दर डिस्कशन कर सकते हैं, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप यहाँ भी जो कमेंट का सेक्शन है उसमें भी अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं। हम लोग कोशिश करेंगे कि पैनलिस्ट से आपका क्लैरिफिकेशन हो, लेकिन दिमाग में ये नहीं रखना है कि नहीं ये गलत बोल रहा है, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें पहली बार में गलत लगता है, ये कैसा होगा, आज तक नहीं देखा है हम लोगों ने ऐसे होते हुए। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ आप सारी चीजों को देख पाएंगे एक पार्टिकुलर समय में, एक और एक पार्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में। कुछ चीजों को हम लोगों को एक कॉन्सेप्चुलाइज करना पड़ता है, अपना एक कंस्ट्रक्ट बनाना पड़ता है, और उसके इसेंस को समझना पड़ता है। सो इस इसेंस के साथ आज हम लोग इस वेबिनार को आगे कंडक्ट करेंगे कि हम लोग एक कॉन्सेंसस से पहुंचेंगे कि किस तरह से सोशियो इमोशनल इन्वायरमेंट हम लोग क्रिएट करें स्कूल लेवल पे, जो कि एक फैसिलिटेटिंग इन्वायरमेंट हो, और हम लोगों को वो आगे ले जाए, और बच्चे जो मेरा हो कॉन्फिडेंट हो, वो आगे उसका एक सर्वांगीण विकास हो, और वो अपने भविष्य में अच्छा कर पाए। With that, I thank you very much to all of you, and again I welcome all the panelists, and we are looking forward for your expert advice and your recommendations. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद सर। और डेफिनेटली जो सर ने जो कहा है वो होलिस्टिक डेवलपमेंट की अगर बात करेंगे तो ये तमाम मुद्दे आएंगे। और अगर एक बच्चे की बात करें जो विद्यालय आते हैं, और विशेष करके जो सरकारी विद्यालय का जो कॉन्सेप्ट है, तो उसमें हम शिक्षक ही हैं जो उन बच्चों के लिए
वहाँ पे उपलब्ध हैं, उनकी जो पठनीय शंका है उसके समाधान के लिए, और साथ में जो अदर इश्यूज हैं उसके लिए एक मुझे लगता है कि एक शिक्षक ही वहाँ अवेलेबल है। अगर शिक्षक खुद में तैयार रहेंगे तो डेफिनेटली उसका एक अच्छा प्रभाव बच्चों पे पड़ेगा और बच्चे कॉन्फिडेंटली अपने लाइफ को लीड कर सकेंगे। जो डे टू डे इश्यूज आते हैं या बच्चों के साथ में जो कई तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, स्ट्रेस होता है, वो सारी चीज़ें दूर होगी। लास्ट टाइम भी वेबिनार में एक बात आई थी जहाँ पे हम लोगों ने कहा था कि कई ऐसे मुद्दे हैं कि लोग सोचते हैं कि साहब ये तो ग्रामीण क्षेत्र में नहीं होता है, स्ट्रेस क्या है ये तो उन बच्चों को क्या पता। भाई हो सकता है कि वो बच्चे आपको ये ना बता सके कि मैं सर आज स्ट्रेस में हूँ, लेकिन वो इतना तो आपको देखने से समझ में आ जाता है कि जरूर कुछ ना कुछ बात है कि आज ये बच्चा थोड़ा डिस्टर्ब फील कर रहा है या थोड़ा सा इसका स्कूल के अंदर में जो रिस्पॉन्स है वो कम हो रहा है, आज ये बहुत इंटरेस्ट नहीं ले रहा है खेलने में या क्लासेज में, कई ऐसी चीजें हैं। और वहाँ पे जरूरी होता है कि हमारी पहुंच वहाँ तक हो और स्कूल का वातावरण कुछ इतना इनेबलिंग हो कि हर एक बच्चे को एक्सेस हो अपने शिक्षक से इन सभी मुद्दों पर बात करने की। कोई बाधा नहीं होनी चाहिए, कोई दीवार ना हो कि शिक्षक से हम ये नहीं बात कर सकते। जैसे हम लोग तो कहते हैं ना कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो गार्जियन से बच्चे शेयर नहीं करते हैं लेकिन अपने टीचर से करते हैं, और यही टीचर एंड चाइल्ड के बीच का जो इंटरेक्शन है वो कितना स्ट्रांग हो सकता है, वो इन तमाम मुद्दे मुझे लगता है कि इस प्रोग्राम के अंदर है। और इसके इम्पैक्ट डेफिनेटली एक बार पूरी तरह नॉर्मल हो जाए पूरा सिस्टम, कोविड-19 पेंडेमिक से बच्चों का आना जाना शुरू हो जाए विद्यालय के अंदर, तो आने वाले साल भर के अंदर मुझे लगता है कि काफ़ी इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा। मैं पुनः एक बार स्वागत करूंगा हमारे बीच। जैसा कि मैंने कहा कि ये जो कार्यक्रम है एडुकेशन एंड हेल्थ दोनों के ज्वाइंट वेंचर में है, और NHM से हमारे बीच हमारे मिशन डायरेक्टर NHM श्री रविशंकर शुक्ला सर को आज ज्वाइन करना था, बट कुछ कारणवश कुछ विशेष कार्यवश वो हमारे बीच आज उपस्थित नहीं हो सके हैं। लेकिन NHM के एडोलसेंट सेल से श्री संजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस पूरे वेबिनार में, और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में संजय जी भी अपनी बातों से हम सभी को अवगत कराएंगे। अब मैं अनुरोध करूंगा अपने अगले पैनलिस्ट सुचेता भट्ट जी को आमंत्रित करना चाहूँगा। सुचेता भट्ट जी से अनुरोध होगा कि ये जो आज का वेबिनार जो हम लोगों ने प्लान किया है इसके बारे में और इसका जो एक कंटेक्स्ट है जो इस कार्यक्रम को लेकर के हो या इस पर्टिकुलर थीम को लेकर के हो, इसके जो कंटेक्स्ट है उसके बारे में हमारे प्रतिभागियों को अवगत कराएंगी और इसके जो विभिन्न पहलू हैं उसके बारे में जानकारी देंगी। श्रीमती सुचेता भट्ट। थैंक यू सो मच। मुझे आशा है कि मेरी आवाज ठीक से आ रही है। थैंक यू सो मच सर फॉर सेटिंग द कॉन्टेक्स्ट। आपने शायद सब कुछ कवर कर लिया है, तो देयर इज रियली नॉट मच टू ऐड। मैं सिर्फ ये बोलना चाहूंगी कि ये जो हमारा कंसोर्शियम है संपूर्ण वाला, हम इसीलिए साथ में भी जुड़े हैं। एक तो हम सबका यही मानना है कि कैन वी रीइमेजिन कि स्कूल में क्या हो सकता है, क्या हम बच्चों के साथ हमारे एंगेजमेंट में वी कैन लुक बियॉन्ड जस्ट एकेडमिक आउटकम्स, कैन वी सी व्हाट इज देयर इमोशनल स्टेट, हम किस तरह से उनको सपोर्ट कर सकते हैं, किस तरह से कल्चर बिल्ड कर सकते हैं स्कूल में, जैसे आपने बोला इनेबलिंग कल्चर। सो ये सब तो हम सबका ये मानना है। और एक बात है कि हम सब साथ में जुड़े हुए हैं क्योंकि हमारा ये भी एक है कि हम जो 3 ऑर्गेनाइजेशन साथ में आए हैं, हमारा स्पेसिफिक स्ट्रेंथ है, स्पेसिफिक एरियाज ऑफ एक्सपर्टीज है, वो भी हम लेके आ सके इस प्रोजेक्ट के लिए। तो ये प्रोजेक्ट में इट्स अ कमिंग टुगेदर ऑफ organizations, visions and expertise of different kinds. So इसीलिए we think that it's a unique initiative. This is something that we are doing for the first time and it's a unique initiative. In terms of social emotional learning itself, आपने तो पूरा कवर किया हुआ है, but if I were to just share a little bit कि जब बच्चों का especially when they are young, जब बड़े हो रहे हैं, if they have early experiences जो उनके मानसिक संतुलन पे असर करता है। फॉर एग्जाम्पल घर पे खाना नहीं है, they are exposed to violence, घर पे प्यार नहीं मिल रहा है, सपोर्ट नहीं मिल रहा है,
जब ये सब एक्सपीरियंसेस होते हैं बच्चों के साथ, तो इनसे उनके डेवलपमेंट पे असर होता है। तो दे आर नॉट देन डेवलपिंग लाइक नॉर्मल चिल्ड्रन। तो जिस तरह हम 5 साल की उम्र में हम कुछ स्किल्स बिल्ड करते हैं, कुछ एबिलिटीज बिल्ड करते हैं, दिस इज सेम। जहां पे भी आप वर्ल्ड में देख लो, 5 साल की उम्र में बच्चे बात करना शुरू करते हैं, इंटरेक्ट करना शुरू करते हैं। बाय द टाइम दे आर 10 वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, अपना ख्याल खुद से रखते हैं। जब वो 15-16 के होते हैं, रिलेशनशिप्स बिल्ड करते हैं। ये सब स्टैंडर्ड डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स होते हैं बच्चे पे, जो कहीं पे भी आप जाओ वो सेम होते हैं। लेकिन when you have early experiences of adversity, जब आपके वातावरण में आपको प्यार नहीं मिल रहा है, आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, आपके डेवलपमेंट के लिए आपको जो इनपुट्स चाहिए वो नहीं मिल रहे हैं, तो दिस गेट्स इम्पैक्टेड। और उसकी वजह से फिर हम बिहेवियरल इश्यूज देखना शुरू करते हैं, जहाँ पे बच्चे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, लिख नहीं पा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं, रिलेशनशिप्स नहीं बिल्ड कर पा रहे हैं, वायलेंट हो रहे हैं, रेस्टलेस हो रहे हैं। तो ये सारा इसीलिए होता है क्योंकि उनके सोशल इमोशनल लर्निंग पे हमने ध्यान नहीं दिया है। और वो तभी ठीक हो सकता है जब उनको ये लविंग केयरिंग एनवायरनमेंट मिले। और घर पे मिले दैट इज बेस्ट, घर पे नहीं मिले तो एटलीस्ट स्कूल में हाउ कैन वी सपोर्ट यंग पीपल, कि ताकि जो ये डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स मिस हो रहे हैं, वी कैन हेल्प देम कैच अप टू दैट, ताकि उनका सोशल इमोशनल डेवलपमेंट हो। और उसकी वजह से एंड बिकॉज ऑफ दैट वो एकेडमिक्स में भी अच्छे कर सकते हैं। जैसे एज दे ग्रो ओल्डर दे कैन फाइंड बेटर जॉब्स, दे कैन बिल्ड बेटर रिलेशनशिप्स, दे कैन बेसिकली डू मेक हेल्दी चॉइसेस इन देयर लाइफ। तो यही सोशल इमोशनल लर्निंग का तात्पर्य यही है। And yeah, I would now like to pass it on. That is really the context. I'll be happy to take any questions you have, but that is the vision and that is what we are trying to do together. Thank you, sir. थैंक यू वेरी मच सुचेता भट्ट जी। आपने बड़े ही संक्षेप में लेकिन बड़े ही क्रिस्पी पॉइंट थे, बड़े ही वैलिड और जो रैशनल है इस पूरे कार्यक्रम को लेकर के आपने रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और मैं एक बार बता दूं कि हमारा जो ये वेबिनार है ये यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीमिंग है। लगभग 4000 लोग वहाँ पे हैं यूट्यूब पे, और इस जूम पे भी लगभग 1000 लोग हमसे जुड़े हैं। हम पुनः अपने सभी शिक्षक मित्रों से कहना चाहेंगे कि ये जो वीडियोज़ है पूरा आज का वेबिनार का यूट्यूब पे अवेलेबल है। आप ज़रूर अपने बाकी शिक्षकों से जो आज नहीं किसी कारण से जुड़ पाए हैं उनको प्रेरित करें कि ये वीडियो ज़रूर देखें, और ताकि जब विद्यालय खुले और जब वो वापस आए तो एक बेहतर कौशल के साथ विद्यालय में बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर सके। मैं अब अपने दूसरे पैनलिस्ट नीता अग्रवाल जी से हमारा अनुरोध होगा। और जो मैं एक्चुअली जानना चाह रहा हूँ नीता जी से वो ये, हम सभी जानना चाह रहे हैं कि कोविड-19, मुझे तो नहीं पता था कि ऐसा भी कुछ समय आएगा जहाँ पे हम सभी अपने घर में बंद हो जाएंगे। और यकीन कीजिए कि मुझे तो इस प्लेटफॉर्म की भी जानकारी नहीं थी कि जूम टाइप का कोई चीज़ होता है जहां हम इतने हज़ारों लोगों के साथ जुड़ सकते हैं। लेकिन ये पेंडेमिक ने एक चैलेंज जो दिया था, हम सभी ने उसका मुकाबला किया और कई ऐसे रास्ते खोज निकाले जिसके माध्यम से आज हम दूर रह के भी बिल्कुल नज़दीक हैं और अपनी बातों को सबके सामने रख रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। और इस पूरे पेंडेमिक में एक चीज़ तो ज़रूर हुआ है, जो सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट हुआ है वो एजुकेशन सिस्टम को हुआ है, क्योंकि विद्यालय पिछले 1 वर्षों से बंद है, बच्चे अपने घरों में सिमटे हुए हैं। कल तक जो बच्चे को अपॉर्चुनिटी थी अपने पीयर ग्रुप से मिलना, अपने शिक्षकों से मिलना, अपने किताबों से बातें करना, अपने प्लेग्राउंड में खेलना या कुछ विद्यालयी कार्य को करना, तो वो सारा जो डिप्राइवेशन रहा है पिछले एक साल का, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा है बच्चों के लिए। आज भी जब आप बच्चों से बात करोगे तो बच्चों के अगर भरवेटिम को अगर मैं सुनाऊं तो बड़ा ही मतलब एक बड़ा दुखद स्थिति लगती है जब बच्चे कहते हैं कि मैं तो अपने घर से नहीं निकल पा रहा हूँ, अपने मित्रों से बात नहीं कर पा रहा हूँ। और उस रिमोट एरिया में जहां उनका एक्सेस बहुत लिमिटेड है। अगर शहरी क्षेत्र में देखें तो शायद बच्चे अपने मित्रों से फ़ोन पे भी बातचीत कर ले रहे हैं, लेकिन उस रिमोट एरिया में शायद वो संभव नहीं है और बच्चे अपने ही चार दीवारी के अंदर बंद हैं। ऐसे समय में मुझे लगता है कि ये जो सोशियो इमोशनल जो कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं बाधित हुआ है।
एक तो सोशल रिलेशनशिप उनका बाधित हो रहा है, इमोशनली वो बहुत चैलेंज्ड फील कर रहे हैं, उनके इमोशंस को कोई रीड आउट करने वाला नहीं है, कोई उनकी भावना को समझ करके उसको बेहतर गाइड करने वाला नहीं है। तो कई ऐसी चीज़ें हैं। तो अगर हम एक तैयारी की बात करें, जो कोविड-19 पेंडेमिक ने जो एक मौका हमें दिया है, मुझे लगता है कि जब हम फ्यूचर में अगर अपनी तैयारी की बात करें और विशेष करके बच्चों से अगर हम ये एक्सपेक्ट करें कि उनकी क्या तैयारी, कैसी तैयारी होनी चाहिए, तो उसमें उन चीज़ों में ये जो सामाजिक भावनात्मक जो लर्निंग है वो किस रूप में हो, कैसे हम बच्चों को उस रूप के लिए तैयार कर सके, ये जो तमाम मुद्दे होंगे शिक्षकों के लिए, और हम सभी जो यहाँ पॉलिसी मेकर भी बैठे हैं, इम्प्लीमेंटर भी बैठे हुए हैं, हम सभी को इससे क्या, कैसे आगे बढ़ना चाहिए, इसमें क्या महत्वपूर्ण पहलू हैं, उन सभी मुद्दों को लेकर के आमंत्रित करना चाहूँगा नीता अग्रवाल जी से, जो इन मुद्दों पर आपके साथ अपनी बातों को रखेंगे। धन्यवाद सर। और मेरी आवाज आ रही है? यस यस यस। ओके, ठीक है। धन्यवाद सर। सबसे पहले तो मैं इसी से शुरू करना चाहूंगी कि हमारी संस्था का, जिस संस्था में मैं काम करती हूँ, पोर्टिकस, हमारा पूरा जोर इस पे है कि किस तरह से होल चाइल्ड डेवलपमेंट, एक बच्चे की पूरी सर्वांगीण विकास किस तरह से हो, उस पे कैसे केंद्रित करें, और जिसमें सोशल इमोशनल लर्निंग एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो कि आपको तनाव से जूझने का, उससे कैसे मैनेज करें तनाव को, उसकी आपको पावर देता है, आपको एनेबल करता है। तो जैसे सर आपने कहा, बहुत बिल्कुल सही कहा कि कोविड के दौरान हमने आसपास और अपने परिवेश में जो बदलाव देखे हैं और जो परिवर्तन हमने देखे हैं, शायद अपने जीवन काल में पहली बार देखे होंगे। और ये सारे अनुभव अगर एक किशोर किशोरियों के नजरिए से देखें तो उनके लिए तो बहुत बारीक चीजें बदल गई, रोज की दिनचर्या बदल गई, स्कूल बंद हो गया, पारिवारिक तनाव हुआ होगा, स्कूल बंद होने से जो साथ में जुड़ी हुई सुविधाएं होती हैं वो भी उन पे भी असर आया होगा, मित्र नहीं मिल रहे, स्कूल नहीं जा रहे। तो इन सब का जो इकट्ठा जो इफेक्ट होता है तनाव का, वो बहुत ज्यादा था बच्चों के लिए। और जो आपकी रूटीन में जो अनसर्टेनिटी आ गई, अनिश्चितता आ गई, जो उसको झेलना, समझ पाना, उसको कैसे हम किस दिशा में जा सकते हैं, यह समझ पाना बहुत कठिन था इस समय में। और अगर हम अपना भी अगर एक बार अनुभव इसमें जोड़ें, अगर हम भी तनाव में ग्रस्त होते हैं, तो क्या हम नई इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर पाते हैं, क्या नई जानकारी को समझ पाते हैं, अपने काम में केंद्रित हो पाते हैं? तो सोशल इमोशनल लर्निंग हमारे लिए वही करता है कि हम कैसे उस स्ट्रेस को झेलें, कैसे हम वापस शिक्षा में केंद्रित हों, और कैसे जो काम हमारे आसपास हो रहे हैं उसमें हम कैसे अपने आप को केंद्रित कर पाएं। तो सोशल इमोशनल लर्निंग जो है, इसी को और पुख्ता करती है बच्चों के लिए। और अगर किशोर किशोरियों के नजरिए से देखें तो आप देखेंगे कि एक तो उनका परिवेश बदल गया तुरंत, इसके साथ साथ उनके अंदर कितने बदलाव आ रहे हैं, मानसिक बदलाव आ रहे हैं, शारीरिक बदलाव आ रहे हैं, परिवेश में जो इतना बदलाव आ रहा है, ये सब साथ में चल रहा है। तो इस सब का जो क्यूमुलेटिव इफेक्ट होता है वो बहुत ज्यादा है। और साथ में एडवर्सिटी का एंगल जुड़ गया, जो सर आप कह रहे थे कि क्योंकि उनके पास साधन नहीं है और चीजों से जुड़ पाने के, रोज की दिनचर्या में जो स्ट्रगल है वो सब साथ में चल रही है, तो इससे जो चैलेंजेस और जो स्ट्रेस है वो और बढ़ जाता है उनके लिए। तो एक तो अकादमिक कौशलों के नजरिए से देखा जाए, और अगर हम होलिस्टिक कौशलों के नजरिए से देखें तो उसमें बच्चों की भावनाएं, उनका वेलबींग ना सिर्फ शारीरिक बट मेंटल वेलबींग, कि मैं कैसा महसूस कर रही हूँ, क्या मैं अपने इमोशंस, भावनाओं को समझ पा रही हूँ, उनको रेगुलेट कर पा रही हूँ, उनको मैनेज कर पा रही हूँ कि नहीं। तो मेरे हिसाब से, जैसे आप सर कह रहे थे कि अभी हालांकि कोविड-19 की वजह से एक चैलेंज तो आया है, मगर एक ये मौका भी है हमारे पास कि हम शिक्षा को कैसे इस परिप्रेक्ष्य में बड़े दायरे में देखें, उसको संकुचित दायरे में ना छोड़ें, मगर एक बड़े दायरे में देखें जिसमें बच्चे के पूरे बीइंग को देखें, वो क्या महसूस करते हैं, क्या अनुभव करते हैं, उस सबको देखें। अब इसी में अगर हम थोड़ा सोशल इमोशनल लर्निंग को अगर अनपैक करें, तो शायद एक सबसे बड़ी चीज जो इसमें हो रहेगी वो ये है कि सेल्फ अवेयरनेस, या अपने प्रति अपनी जागरूकता, कि अभी मैं कैसा अनुभव कर रही हूँ, क्या महसूस कर रही हूँ, क्या भावनाएं हैं मेरे मन में, उनको समझ पाना।
अपने मूल्यों को समझ पाना, तो ये एक सेल्फ अवेयरनेस जो है। फिर दूसरा है, मैं समझी तो कि जैसे अभी मुझे गुस्सा आ रहा है या मैं अभी परेशान हूँ, मगर उसको कैसे मैनेज कर पाऊँ, उसको मैं कैसे प्रबंधन कर पाऊँ उसका। वो एक दूसरा पहलू है कि अपने व्यवहार को मैं कैसे रेगुलेट कर सकती हूँ, अपनी भावनाओं को मैं कैसे रेगुलेट कर सकती हूँ या रेगुलेट कर पाती हूँ। और ये इससे बहुत महत्वपूर्ण जो इफेक्ट आता है वो ये होता है कि हम तनाव को मैनेज कर पाते हैं। जो हमारे हमारे आसपास जो तनाव है उसको हम कैसे झेल पाते हैं, कैसे अपनी नई चुनौतियों का सामना कर पाते हैं। फिर तीसरा पहलू हुआ इसका सोशल अवेयरनेस या सामाजिक जागरूकता। मेरे आसपास जो लोग हैं वो कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या मैं उनकी भावनाओं को समझ पा रही हूँ, क्या मैं उनको रिस्पॉन्ड कर पा रही हूँ कंपैशन से, एम्पैथी से, क्या मैं सिर्फ दया नहीं मगर कैसे उनसे डीप लेवल पे कैसे कनेक्ट कर पाती हूँ। तो अपने आसपास के संबंधों को समझ पाना, अपने आसपास रिश्तों को समझ पाना। और इसी से मिलता जुलता जो चौथा एक स्किल है वो रहा रिलेशनशिप्स का स्किल, कि जागरूक रूप से सुन पाना। मतलब हम कई बार सुनते हैं मगर समझने के लिए नहीं सुनते, तो कैसे हम सुने समझने के लिए कि जो हमसे बातचीत कर रहा है वो कैसा महसूस कर रहा है इस टाइम पर, संवाद कर पाना, एक दूसरे से सहयोग कर पाना। और यदि कोई राय नहीं मिलती है तो कैसे हम आपस में एक दूसरे से उस अंतर पे कैसे बात कर सकते हैं, कैसे नेगोशिएट कर सकते हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट जो रहता है आपस में, संबंधों में कॉन्फ्लिक्ट रहता है या किसी स्थिति में कॉन्फ्लिक्ट रहता है, उससे कैसे मैनेज कर सकते हैं, उसको सुलझा पाना। और कई बार हमारे ऊपर सोशल प्रेशर रहता है और किशोर अवस्था में तो कई बार ज्यादा रहता है, तो इस सामाजिक दबाव के साथ हम कैसे डील कर पाते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और इस सब में जैसे एसपीडी सर भी कह रहे थे कि एक तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम एज एज एजुकेटर, एज शिक्षक, हम खुद कैसा महसूस कर रहे हैं, हमारे इमोशंस क्या हैं, क्या हम अभी तनाव में हैं, हम अपने तनाव को हम कैसे डील करें, ये समझ पाना और इस चीज को वैल्यू कर पाना बहुत जरूरी है। कि मैं तभी तो किसी को मदद कर पाऊंगी अगर मैं भी उस स्थिति में अपने इमोशंस को रेगुलेट कर पा रही हूँ। तो एक तो टीचर्स का स्वयं डेवलपमेंट, और दूसरा ये कि बच्चों को सुनने का, वो क्या कहना चाहते हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, हम उसको किस किस तरह से सुनते हैं। और जज करने के लिए नहीं, उनपे कोई किसी तरीके का जजमेंट पास करने के लिए नहीं, बट उनकी भावनाओं को समझने के लिए, उनकी जरूरतों को समझने के लिए, और साथ 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 उनके उनको खुद को समझने के लिए। और साथ में अगर हम उनको एक कंसिस्टेंट, एक डेली रूटीन, एक पैटर्न दे सकते हैं और उनको ये आश्वासन रहे कि हम इन अध्यापक के साथ जाके बात कर सकते हैं, या ये मेरे पास एक अडल्ट हैं जिनके पास मैं जाकर बातचीत कर सकती हूँ, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण होता है इस स्थिति में। तो बस यही सबमिशन रहेगा मेरा कि सोशल इमोशनल लर्निंग जब हम कहते हैं तो उसमें इन कौशलों को अगर हम ध्यान दे पाएं और उनको अपने एजुकेशन में, शिक्षा में शामिल करें, और ना सिर्फ अकादमिक स्किल्स मगर इन कौशलों को भी साथ में अगर सम्मिलित करें, तो बच्चे को हम पढ़ाई की तरफ केंद्रित कर सकते हैं। और न्यूरोलॉजिस्ट का भी यही मानना है कि बच्चे पढ़ने में, लिखने में तभी केंद्रित हो पाते हैं जब वो मानसिक और स्वाभाविक तनाव को झेल सकते हैं और अपने आप को केंद्रित कर पाए, खासतौर पे जो भी वो कार्य कर रहे हैं उस पे। बस इन्हीं वर्ड से अभिनव जी मैं कंक्लूड करूंगी और वापस आपको दूंगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद नीता जी, आपने संक्षेप में ही सही, लेकिन मुझे लगता है कि जो भी इसके अंतर्गत जो चीज़ें हैं वो आपने बारीकी से रखी हैं, और ये ज़रूरी भी है क्योंकि अगर एक्सेस बच्चों का टीचर तक ना हो तो शायद फिर ये कार्यक्रम की सफलता अपने आप में एक बड़ा प्रश्न चिन्ह हो जाएगा। ये कार्यक्रम सफल तभी माना जाएगा जब कोई भी बच्चा किसी भी विद्यालय का अपने शिक्षक के साथ बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी डिस्क्रिमिनेटरी स्टेप्स के वो बच्चे से जाए, टीचर के पास जाए, टीचर से बातचीत करे, अपने कुछ भी अगर इशूज हैं अपने
चाहे उसके पठन पाठन के संबंधित इशूज हों, अपने पारिवारिक इशूज हों, अपने पीयर ग्रुप के इशूज हों, वो उनके साथ अगर बातचीत शुरू होता है तो डेफिनेटली ये वेलबींग का जो कॉन्सेप्ट है वो वहाँ से जन्म लेगा और बच्चे बेहतर तरीके से आगे आ सकेंगे। और मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ी कोशिश है। इसमें मैं पुनः ये रिपीट करना चाहूँगा कि ये भले ही स्कूल लेवल पे हमारे टीचर्स हैं, बट हम जितने लोग भी इस पूरे सिस्टम से जुड़े हुए हैं, चाहे ये जो कंसोर्शियम के जितने पार्टनर्स हैं, इनके जितने वॉलंटियर्स हैं, प्लस हम जैसे लोग जो इस स्टेट लेवल ऑफिस में बैठे हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिस में हैं, हम सभी को एक कोऑर्डिनेटेड अप्रोच में इस पे सोचने की ज़रूरत होगी, काम करने की ज़रूरत होगी। अक्सर जब हम लोग फील्ड में जाते हैं, किसी विद्यालय को विजिट करते हैं, तो अगर मान लो कि अटेंडेंस ऐसी चेक कर रहा हूँ अगर प्रिंसिपल के रूम में बैठ करके, तो अचानक ध्यान पड़ता है कि कोई बच्चा ऐसा है जो पिछले 15 दिन से एब्सेंट है। तो डेफिनेटली वहाँ एक क्वेश्चन जरूर होता है कि भाई साहब ये बताओ ये बच्चे इतने 15 दिन से क्यों एब्सेंट है। तो कई बार ऐसा होता है कि मुझे कोई आंसर मिलता नहीं है, और वो आंसर इसलिए नहीं मिलता है कि ये एक्चुअली टू वे है। टू वे इन दैट सेंस कि कभी हमने बच्चों को समझने का प्रयत्न नहीं किया, और जब हमने प्रयत्न नहीं किया तो बच्चों ने भी हमसे बात करने का प्रयत्न नहीं किया। और अगर ये डिस्टेंस नहीं रहे तो डेफिनेटली बच्चा अगर एब्सेंट हो रहा है तो आपको पता चल जाएगा कि बच्चा क्यों एब्सेंट हो रहा है। तो कई ऐसे इशूज हैं, और विशेष करके जब हम वीमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, गर्ल्स एडुकेशन को इम्प्रूव करने की बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ एनरोलमेंट, इन टर्म्स ऑफ रिटेंशन, तो उन चीज़ों में तो इसकी और भी ज़रूरत पड़ती है। अभी कुछ दिनों पहले मैं ऐसे ही एक वेबिनार में था बैठा हुआ, मैंने एक छोटा सा स्टडी कराया जो आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि लगभग 50 बच्चों के साथ जब काम शुरू हुआ, हमने FGD किया, तो उसमें से जो 100 में से 52 लड़कियां थी, और उस 52 की 49% लड़कियों ने ये कहा कि चूंकि मुझे सुबह में लगभग 2.5 किलोमीटर से चल के पानी लेके किचन को में लाना पड़ता है टू कुक फूड, तो उसके कारण कई दफ़ा मैं लेट होती हूँ विद्यालय आने में। और जब मैं लेट होती हूँ विद्यालय आने में, तो न तो शिक्षक हमसे पूछते हैं कि वो रीज़न क्या है जिसके कारण तुम लेट हो रहे हो, और न ही हमारे सहपाठी इस बात मतलब हमसे कोई उनका कन्वर्सेशन होता है, लेकिन लेट होने की सज़ा मिल जाती है। और पीयर ग्रुप का जो एक होता है ना कि मतलब चिढ़ाना या उसको तो उस कारण भी बच्चियां जिस दिन लेट होती हैं वो विद्यालय ही ड्रॉप कर जाती हैं, उनको लगता है कि आज विद्यालय नहीं जाना है। तो कई ऐसे छोटे छोटे अनुभव हैं जो सभी हम सभी के पास हैं, चाहे वो विद्यालय में काम करने वाले हमारे शिक्षक हों या हम सभी हों, ये अक्सर देखने में मिलता है। और इसीलिए ज़रूरी है कि ये दूरी ना रहे, दूरी बिल्कुल नज़दीकी में बदले, और हम सभी एक दूसरे को एक विश्वास हो कि हम सभी एक दूसरे के लिए हैं और एक दूसरे को बेहतर मदद पहुंचाने के लिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद नीता जी आपको। अब मैं फिर से अनुरोध करूंगा सुचेता जी को। सुचेता जी के लिए हमारा जो प्रश्न है, चूँकि नीता जी ने अपने अंतिम वाक्य में ये कहा कि जो शिक्षक की बात आई, तो यहाँ ये ज़रूरी है जानना, हमारे हज़ारों की संख्या में शिक्षक हमसे जुड़े हुए हैं, ये जानना ज़रूरी है कि शिक्षक का इनफैक्ट रोल क्या हो सकता है। अगर हम सोशियो इमोशनल लर्निंग की बात करते हैं कि बच्चों के बीच में ये आगे आए और बच्चे जो भी चैलेंजेज है उसको अपने अपने स्तर पे एड्रेस कर सके बेहतर ढंग से, उसमें टीचर की क्या भूमिका हो सकती है। और आज के कंटेक्स्ट में अगर जो स्कूल सिस्टम है कि स्कूल के अंदर जो जो इन्वायरमेंट है स्कूल का, उसमें क्या बदलाव की ज़रूरत महसूस हो सकती है। इन दो मुद्दों पे मैं अनुरोध करूंगा सुचेता जी को अपनी बात रखने के लिए। थैंक यू सर, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मैं थोड़ा अपने अनुभव से जो ड्रीम अभी काम कर रहा है, दिस इज ऑलमोस्ट ये हमारा 20th ईयर है। सो हम 20 साल से सोशल इमोशनल लर्निंग लाइफ स्किल्स पे काम कर रहे हैं, और हमने बहुत सारे इंसाइट्स हमें मिले हैं थ्रू दीज ईयर्स।
तो एक जो मैं शेयर करना चाहूंगी यहाँ पे, जब हमने शुरू किया था लाइफ स्किल्स का प्रोग्राम, सोशल इमोशनल लर्निंग का प्रोग्राम, तो पहले हमने करिकुलम के साथ शुरू किया, स्पोर्ट्स, आर्ट्स, ये सारे डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपीरियंशियल मीडियम्स यूज किए, और हमें लगा कि इसी वजह से बच्चों में बदलाव आ रहा है। लेकिन जैसे जैसे हमने किया, हमने रियलाइज किया जब हम स्पोर्ट्स भी नहीं कर रहे हैं, आर्ट्स भी नहीं कर रहे हैं, कुछ तो अलग है जिसकी वजह से लाइफ स्किल्स बिल्ड हो रहा है या सोशल इमोशनल लर्निंग क्यों बच्चे सीख रहे हैं। और ज्यादा रिसर्च जब हम उसके अंदर गए और रिसर्च किया, तो हमें पता चला कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर अ चाइल्ड, उनका होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए, उनके सोशल इमोशनल लर्निंग के लिए, इज द रिलेशनशिप विद अ केयरिंग अडल्ट। अगर बच्चों के लाइफ में एक कोई ऐसा हो जो उनकी बात सुन सके, उनके प्रॉब्लम्स को समझ सके, जैसे आपने बोला जब लड़कियां लेट आ रही हैं तो उनका ये सबसे जो हमारी जरूरत होती है, कोई भी बच्चे तो स्पेशली, कि कोई पूछ सके कि हमने क्यों लेट आए, क्या हो रहा है, हम पे क्या बीत रही है, हमारे क्या मुश्किलें हैं। तो when a child can find one relationship like that can have a deep impact. तो इसीलिए हम जब ड्रीम ने हमने टीचर्स के साथ काम करना शुरू किया, यही हमारा इंसाइट था कि अगर टीचर्स वो रोल प्ले कर सकें, बस पूछना टीचर्स को, और कुछ ऐसा नहीं है कि अलग से कोई करिकुलम करना चाहिए, अलग से कोई स्पेशल स्किल्स होने चाहिए, जस्ट इन टर्म्स ऑफ बिल्डिंग रिलेशनशिप्स विद अ चाइल्ड। तो यू कैन बी एनी टीचर, हमारा तो करिकुलम है अभी SHWP वाला, बट स्टिल it is not dependent on the curriculum, it is dependent on the relationship you build with the child. तो आप मैथ्स भी सिखा रहे होगे, साइंस भी सिखा रहे हो, PT टीचर भी हो सकते हो, अगर हम बस सुन पाए कि उनके क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या हो रहा है। आपने कोविड के बारे में भी बोला, स्पेशली अभी जैसे नीता जी ने बोला, इस एक साल में इतना बदलाव हुआ है उनके लाइफ में, दे हैव लॉस्ट ऑल सेंस ऑफ व्हाट इज रियल, व्हाट इज किस, एब्सोल्युटली नो सेंस ऑफ कंट्रोल, राइट, सब आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। तो उनपे क्या गुजर रही है, क्या हुआ घर पे, एक साल घर पे ही ऑलमोस्ट बंद कमरे में। So if they just find that one person and the teacher can play that role. तो one is that कि that is the requirement। और आपने पूछा क्या बदलाव होना चाहिए, मेरे हिसाब से ये एक बिलीफ होना चाहिए कि this is important। हम ये भी बहुत सुन रहे हैं कि सिलेबस लॉस हुआ है, लर्निंग लॉस हुआ है, while that is true, और मैं उसको I'm not trying to neglect it, लेकिन अगर हम जस्ट बिलीव कर पाए कि इस समय या कभी भी जब बच्चे इस मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं, जब उनका वे एडवर्सिटी से गुजर रहे हैं, जस्ट हम उनकी बात सुन पाए, उनके साथ रिलेशनशिप बिल्ड कर पाए, लुक एट अ मच मोर होलिस्टिक डेवलपमेंट, ना कि सिर्फ एकेडमिक आउटकम्स, ना सिर्फ एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें, बट उनको लाइफ के लिए भी प्रिपेयर करें। सो इफ टीचर्स, हेडमास्टर्स, सिस्टम्स, आप जैसे ऐसे इनिशिएटिव्स कर रहे हो, अगर हम एजुकेशन में ही इसको सेंट्रल बना सके, इसको एक अहम मुद्दा बना सके, तो मुझे लगता है दैट इज द चेंज वी नीड। थैंक यू सर। थैंक यू अगेन सुचिता जी। और मुझे लगता है कि हमारे हजारों की संख्या में शिक्षक इन चीज़ों को सुन रहे हैं, और ऐसा नहीं है, हमारे आज के दिन अगर आप देखोगे, अभी तो कोविड है तो मैं इनवाइट भी नहीं कर पाऊंगा आप सभी को विद्यालय देखने के लिए, लेकिन डेफिनेटली जब कोविड ओवर होगा और हम सब बैक टू नॉर्मल होंगे, तो आप आइए, हमारी जो सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत है, जो गांव में जो हमारे स्कूल हैं, जो हमारे टीचर हैं, कई जगहों पे आपको एक इतना अच्छा सारा कुछ मिलेगा, जो डिस्टेंस की हम बात करें या जो एक्सेस की बात करते हैं बच्चे और शिक्षक का आपस में, वो काफ़ी बढ़िया है। शिक्षक भी समाज के साथ और अपने उन अभिभावकों के साथ काफ़ी नज़दीकी से जुड़े हुए हैं, और राज्य के स्तर से भी लगातार कोशिश होती है कि ऐसे छोटे छोटे इवेंट हों जहाँ पे एक मौका मिले, एक अपॉर्चुनिटी हो कि पेरेंट्स स्कूल के अंदर आ रहे हैं, टीचर्स के साथ वो मिल रहे हैं, अपने बच्चों के परफॉर्मेंस को जान रहे हैं, अपने बच्चों के जो, अगर उनके बच्चों ने कुछ उपलब्धि हासिल की है तो वो भी समझ रहे हैं, और एक प्राइड मोमेंट उनके लिए होता है। तो तमाम तरह की कोशिश की जाती रही है, आगे भी की जाती रहेगी, और जब भी विद्यालय पूरी तरह से खुलेगा तो डेफिनेटली इन चीज़ों पे तो ज़्यादा फोकस होगा ही होगा, सो दैट कि एक ट्रस्ट
बिल्ट हो सके विद्यालय के पूरे सिस्टम पे, और टीचर और बच्चे पूर्व की तरह ही विद्यालय में नजर आए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चूंकि ये जो मुद्दा है, ये इसमें एक बात ये भी आती है, एज प्रतिभागी मैं अपने आप को अभी रख के आपसे बात कर रहा हूँ कि एक पार्टिसिपेंट के रूप में मुझे लगता है कि अगर मैं टीचर हूँ, मैं किसी विद्यालय में पढ़ाने का काम करता हूँ, मैं टीचर हूँ, और आज जो तमाम बातें हो रही हैं कि साहब बच्चे को समझने का प्रयत्न करो, बच्चे को से बातचीत करने का प्रयत्न करो, बच्चे की भावना को स्वीकार करो, खुद को इसलिए इस तरह से तैयार करो कि बच्चे आपके पास आ सकें, अपनी बातों को रख सकें और आप उसको एक अच्छा सॉल्यूशन दे सकें। तो ये जो तमाम चीज़ें होती हैं, तो मुझे लगता है कि एज ए टीचर मैं तो विद्यालय में 8 बजे से 2 बजे तक खुद में ही बहुत परेशान रहता हूँ। इतने सारे काम होते हैं विद्यालय में। सुबह अगर आप देखो कि 8 बजे जब विद्यालय की घंटी बजती है, अटेंडेंस शुरू होता है, मॉर्निंग असेंबली होती है, फिर क्लासेज होते हैं, फिर देखो कि अगर एलिमेंट्री की बात करो तो 8 क्लास में शायद 4 टीचर हैं, तो कई जगह ज्वाइंट क्लासेज होते हैं, इस बीच में कई रिपोर्ट्स होते हैं, बहुत तरह की तमाम चीज़ें होती हैं। तो जब ये जो शेड्यूल है 6 घंटे का, इतना टाइट शेड्यूल है, तो हम कैसे एक विद्यालय के अंदर बच्चों को वो एक स्पेस दे पाए जहां वो उसको एक अपॉर्चुनिटी हो हमारे साथ अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करने के लिए। तो मुझे लगता है कि ये प्रश्न एज ए प्रतिभागी मैं कह रहा हूं, और हमारे तमाम जो शिक्षक प्रतिभागी हैं उनके अंदर भी जरूर ये प्रश्न हो रहा होगा। इसलिए मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूं कि ये कैसे हो, और इसके लिए हम अपने पैनलिस्ट से नेहा जी को आमंत्रित करना चाहूँगा कि नेहा जी इन मुद्दों पे बताएं कि वो कैसे ये पूरा जो रूटीन है, एक तरह से कहो, या ये इस कार्यक्रम को हम कैसे डिजाइन करें कि एक प्रॉपर स्पेस टीचर के लिए भी मिल सके, बच्चों के लिए भी मिल सके, और फ्री एक्सप्रेशन जो है इंकरेज हो सके। नेहा जी। थैंक यू सर। पहले तो मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी क्वेस्ट अलायंस और कंसोर्टियम के सारे मेंबर्स की तरफ से। आई थिंक इट्स वेरी वेरी हार्टनिंग टू सी कि हम स्टेट के लेवल पर ये चर्चा कर रहे हैं, जो बहुत ज्यादा स्पेस नहीं मिलता है इसको। आई थिंक जैसा सब बोल रहे हैं कि एकेडमिक्स के ऊपर ही हर चीज का फोकस रहता है। और आई थिंक जो आपने सवाल पूछा और जिस तरीके से आपने उसको पोजीशन किया, वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट डायमेंशन उसमें जो हमें देखने की जरूरत है कि अगर हमें स्कूल के अंदर बदलाव लाना है, अगर हमें स्कूल के कल्चर को चेंज करना है, अगर हम सोशियो इमोशनल लर्निंग की बात कर रहे हैं, तो टीचर्स के लिए जो स्ट्रक्चर्स और सिस्टम्स अवेलेबल हैं इन टर्म्स ऑफ उनके सपोर्ट के लिए, उनको भी बदलना उतना ही जरूरी है। तो अगर हम बच्चों के सोशल इमोशनल लर्निंग और डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो टीचर्स के लिए भी हमें वो सिस्टम्स और प्रोसेसेस और वो कल्चर बिल्ड करना होगा कि वो भी तनाव के साथ ना आए स्कूल के अंदर, या अगर तनाव के साथ स्कूल में आ रहे हैं तो वो उसको कैसे डील कर पा रहे हैं। तो एक लार्जर आई थिंक सिस्टम के पर्सपेक्टिव से भी इसे सोचने की जरूरत है। एंड अगर हम अभी इस लर्निंग एनवायरनमेंट को देखें इन अ वे, जो टीचर्स और जो भी हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए क्रिएट किया गया है, उनको क्या वो एलिमेंट्स हैं जो एक सेंस ऑफ सेफ्टी देंगे कि वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर पाए। अब जैसे आपने बोला कि किसी को भी अगर कोई सवाल है तो वो चैट बॉक्स पे डाल दे, बहुत ही छोटा उदाहरण है जो एक एक्सप्रेशन का उदाहरण है अगर हम सीखने और समझने की प्रक्रिया के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन ऐसी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो मुझे रोक सकती हैं सवाल पूछने से, और उन चीजों को समझना भी उतना ही जरूरी है हमारे एवरीडे प्रैक्टिसेस में। मतलब हो सकता है कि मैं सवाल पूछूं, कोई मेरा मजाक उड़ा दे कि ये तुमने कैसा सवाल पूछा है, राइट? तो वो भी सोशल इमोशनल लर्निंग के उसमें आ सकता है, एक बैरियर बन सकता है। मैंने सवाल पूछा लेकिन किसी ने उसे सुना नहीं, उसको एक्नॉलेज नहीं किया, उसका जवाब नहीं मिला मुझे, तो मुझे लग सकता है कि क्या फायदा इस चीज को पूछने का। और अगर ऐसी चीजें बार बार रिपीट होती हैं हमारे सिस्टम और प्रोसेस में और हमारे कल्चर में, तो कहीं ना कहीं वो हमारे सेल्फ एक्सप्रेशन को रोक देता है। एंड आई थिंक जस्ट फ्रॉम दैट लेंस, नीता जी और सुचेता जी ने जो बात बोली कि एक सेफ एनवायरनमेंट हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं
अगर हम लर्निंग की बात कर रहे हैं, तो मैं बस उसके 4 डायमेंशंस देना चाहूंगी, एंड आई थिंक इट इज बिल्डिंग ऑन व्हाट द अर्लियर स्पीकर्स हैव आल्सो शेयर्ड। तो अगर हम एक सेफ एनवायरनमेंट की बात करते हैं, जो एक तनाव से मुक्त वातावरण के लिए चाहिए ताकि लर्निंग अच्छे से हो सके, तो उसके 4 एलिमेंट्स हैं, और मैं उसको पाइज मॉडल बुलाती हूँ, और मैं चैट बॉक्स में लिख सकती हूँ उसको, ताकि सब को उसका रेफरेंस मिल पाए। पाइज में जो पी है वो फिजिकल एनवायरनमेंट की बात करता है कि मेरा जो फिजिकल स्पेस है, क्या वो मुझे एक सेफ्टी का सेंस दे रहा है, और इसमें रिसोर्सेज का एक्सेस हो सकता है। बहुत बार हमने देखा है, और ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव्स भी हुए हैं दूसरे स्टेट्स में, और अभी बहुत सारे स्टेट्स में हो रहे हैं, कि जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए अगर किताबों को रखना होता है, तो वो क्या उनके हाइट पे है, जिससे उन्हें भी लग सके कि ये मेरी जगह है, और जो चीजें मेरे लिए हैं वो आसानी से मेरे पहुंच में है, मेरे रीच में है। तो फिजिकल एनवायरनमेंट, एंड आई थिंक जब हम किशोरियों के बारे में बात करते हैं, तो वहां पर फिजिकल सेंस ऑफ सेफ्टी और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, कि टॉयलेट्स हमारे स्कूल में है कि नहीं है, अगर है तो क्या वो यूजेबल कंडीशन में है कि नहीं है। फिजिकल सेंस ऑफ सेफ्टी, आई थिंक किशोरियों के लिए पूरा सेक्सुअल हैरेसमेंट का इशू भी बहुत सीरियस इशू है उनकी एवरीडे रियलिटी में, चाहे उनको घर से स्कूल आना है या स्कूल के अंदर या आसपास भी बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो उनकी सेफ्टी में बाधा डाल सकता है। तो क्या एज टीचर्स हम उसके बारे में भी सोच रहे हैं? जब हम डिफरेंटली एबल्ड बच्चों के बारे में सोच रहे हैं, तो क्या स्कूल में प्रोविजंस हैं फिजिकल एस्पेक्ट में जो उसके बारे में सोच रहा है? दूसरा जो एस्पेक्ट है जब हम एक सेफ स्पेस के बारे में बात करते हैं, वो है इंटेलेक्चुअल सेफ्टी, कि जो भी हम पढ़ाने या सिखाने की कोशिश कर रहे हैं बच्चों को, वो हमने किस लेवल पे पिच किया है। मतलब क्या वो उनके लिए उतना चैलेंजिंग है कि उन्हें लगे कि हाँ मुझे ट्राई करना है इस तक पहुंचने के लिए, या हमने जानबूझ के इतना डिफिकल्ट कर दिया है उसको समझना कि उनको लगे कि ये तो मुझसे होगा ही नहीं। तो जब हम अपने लर्निंग के प्रोसेस को डिजाइन कर रहे हैं, तो हम किस इंटेंशन के साथ उसे डिजाइन कर रहे हैं, हम इंटेलेक्चुअली उसको किस लेवल पे पिच कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। और दूसरा ये कि जब किसी से गलती होती है तो हम कैसे रिएक्ट करते हैं, राइट? क्या हमने अपने प्रोसेस को इस तरीके से डिजाइन किया है कि गलती पकड़ने के लिए डिजाइन किया है, या ये जानने के लिए डिजाइन किया है कि अगर उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है तो कहाँ पे दिक्कत आ रही है, क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, क्यों बार बार वो एक ही गलती कर रहे हैं? तो क्या हमने इस तरह का वातावरण क्रिएट किया है कि अगर गलती हो रही है तो बच्चे गलती को एक सीखने का टूल की तरह देख रहे हैं और डर नहीं रहे हैं गलती करने से? एंड आई थिंक वो टीचर्स के लिए भी उतना ही जरूरी है, कि बहुत बार आई थिंक टीचर्स भी उसी फियर फैक्टर से ऑपरेट करते हैं कि अगर स्कूल में मुझसे कहीं गलती हो गई तो उसका मेरे ऊपर क्या असर पड़ेगा, कहीं मुझे ट्रांसफर कर देंगे या कुछ और पेनल्टी अगर मेरे पे लग जाएगी। तो आई थिंक वो दोनों लेवल्स पे देखने की जरूरत है कि ये इंटेलेक्चुअल सेफ्टी का मतलब टीचर्स के लिए भी क्या है। आई थिंक इंटेलेक्चुअल सेफ्टी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है एग्जाम्स, एंड आई थिंक ये कोविड के टाइम पे मैंने काफी सारी लड़कियों से बात करी जब वो घर पे थी, और मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग था ये जानना कि एक तो जब स्कूल बंद हुए, जो लड़कियां 9th स्टैंडर्ड में थी जब स्कूल बंद हुए, और जब मैंने उनसे बात करी तो उन्होंने मेंटली अपने आप को 10th स्टैंडर्ड में शिफ्ट कर लिया था। उनके हिसाब से अब वो 10th स्टैंडर्ड में हैं, वो स्कूल नहीं जा रहे हैं लेकिन वो 10th स्टैंडर्ड में चले गए हैं। और जब उनसे पूछा गया कि सबसे बड़ी चीज अभी आपको क्या है जो टेंशन दे रही है या जिसके बारे में आप बहुत सोच रहे हैं, तो उन्होंने बोला एग्जाम, कि अब स्कूल बंद है, हमारे बोर्ड के एग्जाम है, हमारे पास किताबें नहीं है, नई किताबें नहीं है, तो हम कैसे पढ़ेंगे? तो एग्जाम का ये जो प्रेशर होता है ना, वो भी कहीं ना कहीं सीखने में बाधित कर देता है, क्योंकि शायद हम सीखने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, हम पास होने के लिए पढ़ रहे हैं। और फिर एग्जाम के कल्चर में हम किस तरीके से चेंज ला रहे हैं, वो भी बहुत जरूरी है सोचने के लिए, जब हम इंटेलेक्चुअल सेफ्टी के बारे में बात कर रहे हैं। तीसरा जो एलिमेंट है पाइस का, वो है इमोशनल सेफ्टी, एंड आई थिंक अगेन आपने भी इसके बारे में बात करी, और पहले सर ने भी इसके बारे में बात करी, नीता जी, सुचेता जी, सबने इसके बारे में बात की कि
किस तरह के इमोशंस हम लोग जेनरेट कर रहे हैं। मुझे याद है जब मैं छोटी थी, मुझे कभी कभी स्कूल जाने में बहुत डर लगता था, क्योंकि मुझे लगता था कि पता नहीं आज टीचर क्या कर लेगी, जरा सी बात करेंगे तो पनिशमेंट दे देंगे। तो वो किस तरह की जो भावनाएं आती हैं मेरे अंदर जब मैं स्कूल के बारे में सोचती हूँ, जब मैं अपने लर्निंग एनवायरनमेंट के बारे में सोचती हूँ। एंड एज टीचर्स आई थिंक हमारे लिए ये बहुत जरूरी है कि जब भी मैं कोई भी प्रक्रिया डिजाइन कर रही हूँ, क्या मैं अपने आप से ये पूछ रही हूँ कि बच्चे इसके प्रति किस तरीके से रिएक्ट करेंगे। क्या उनमें डर की भावना आएगी, क्या उनमें एक जॉय की भावना आएगी कि अरे चलो मिलकर करते हैं, क्या उनमें क्यूरियोसिटी जगेगी कि अरे ये कुछ नया है, इसको हमने पहले कभी इसके बारे में ऐसे नहीं सुना या ऐसे नहीं देखा। तो वो सवाल अपने आप से करना बहुत जरूरी है जब भी हम किसी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को डिजाइन कर रहे हैं। एंड चौथा एलिमेंट जो है वो पाइस का, वो है सोशल सेफ्टी। और सोशल सेफ्टी से ये मतलब है, आई थिंक सुचेता ने बहुत बात करी इसके बारे में, कि वो रिलेशनशिप्स कैसे बिल्ड हो रहे हैं टीचर और बच्चे के बीच में, बट लेकिन बच्चे और बच्चों के बीच में भी। तो बहुत बार स्कूल्स में अब जैसे जो ओवर एज लड़कियां होती हैं, कभी कभी स्कूल नहीं आती हैं इसलिए क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका मजाक उड़ाया जाएगा, बाकी बच्चे उनका मजाक उड़ाएंगे कि वो इतनी बड़ी हो गई हैं लेकिन अभी भी शायद 8th स्टैंडर्ड में आ रही हैं। और वो झिझक उनके अंदर फिर होती है जिसकी वजह से वो कभी कभी स्कूल नहीं आती है। तो वो सोशल सेफ्टी हम कैसे क्रिएट कर रहे हैं अपने क्लासरूम्स के अंदर? क्या हम अपने क्लासरूम्स कंपटीशन के लिए डिजाइन कर रहे हैं कि एक ही बच्चा है जो हमेशा आगे हो सकता है, या क्या हम अपने क्लासरूम्स जो हैं वो कोलैबोरेशन के लिए डिजाइन कर रहे हैं कि हर कोई कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता है इस क्लासरूम में, इस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, और वो मौका हम हर किसी के लिए क्रिएट कर रहे हैं जहां पर हम आपस में एक दूसरे के आइडियाज को बिल्ड कर कुछ नया सीख सकते हैं। तो आई थिंक जो सर आपने बात की कि 6 घंटे में कैसे हम वो स्पेसेस क्रिएट करें, तो आई थिंक वो एक ओवरऑल कल्चर में उसको लाने की आवश्यकता है, अगर हम ये पाइस के मॉडल को ध्यान में रखें। और हर एस्पेक्ट के लिए हम लोग अपने आप से कुछ ना कुछ सवाल पूछ सकते हैं कि मेरे हर एक्शन से फिजिकल सेफ्टी पे क्या इम्प्लीकेशन है, इंटेलेक्चुअल सेफ्टी पे क्या इम्प्लीकेशन है, इमोशनल सेफ्टी पे क्या इम्प्लीकेशन है, और सोशल सेफ्टी पे क्या इम्प्लीकेशन है। एंड ये टीचर्स बच्चों के साथ कर रहे हैं, लेकिन टीचर्स के लिए भी ये पाइज वाला वातावरण कौन क्रिएट कर रहा है ताकि वो भी अपने जो इश्यूज हैं, अपने जो लर्निंग है उसके प्रति एक क्यूरियोसिटी और एक जॉय और एक फन के साथ उसे अप्रोच कर पाए। वो एक लार्जर सिस्टम के लिए भी सवाल है कहीं ना कहीं। और उसी के साथ मैं पॉज करूंगी यहाँ पे एंड आई विल हैंड इट ओवर बैक टू यू। थैंक यू वेरी मच नेहा जी। मुझे लगता है कि जो 5 जो मुद्दों पे आपने बात की है, हमारे सभी शिक्षकों ने इसे सुना है, और डेफिनेटली ये एक इम्पॉर्टेंट है। कई बार ऐसा होता है कि आप जो कह रहे हो बहुत हम सारे लोग उसकी कई चीज़ों को खुद जानते हैं, लेकिन वो ऑर्गेनाइज्ड नहीं हो पाता है। जो एक होता है कि हम उसको ऑर्गेनाइज्ड वे में थिंक करना, उसको एक सिस्टमिक रूप में आगे ले जाना, विद्यालय स्तर पे बच्चों के साथ में उस ढंग से एक ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करना, वो नहीं हो पाता है। लेकिन जो इम्पोर्टेंस है सोशियो इमोशनल लर्निंग का, और इमोशंस कितना बड़ा फैक्टर होता है आपके बिहेवियर में, वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। वो हम सभी जानते हैं और हम सभी फेस भी करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, और शायद इसीलिए आज का वेबिनार को विशेष रूप से इस थीम पे रखा गया था कि एक तो चैलेंजिंग टाइम है हम सभी के लिए। मुझे तो, मैं जब अभी आप सभी को सुन रहा था तो मुझे लग रहा था कि काश कोई बड़ा सा ऑडिटोरियम हो और हम तमाम 1000-2000 एक साथ जुड़ के अगर इस पे बात करें, तो वो जो सेशन होगा वो शायद मतलब इतना अच्छा हो सकता है, लोग इतनी प्रतिभागिता निभा सकते हैं, शायद जूम में वो संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ एक लिमिटेशन है। हम सुनने के लिए ज़्यादा यहाँ पे स्वतंत्र हैं। तो वो एक चीज़ है। लेकिन डेफिनेटली ये हमारे दिमाग में है कि जब भी हम बैक टू नॉर्मल होंगे तो हम तमाम तरह के वर्कशॉप करेंगे, और हम चाहेंगे कि जो ग्राउंड लेवल पे जो लोग हैं वो मूलतः उन चैलेंजेस को लेकर के आए। मैं ये भी मानता हूँ कि आप तमाम पैनलिस्ट के पास में काफ़ी अनुभव है, कई राज्यों में आपने काम किया है,
हजारों लाखों बच्चों के साथ आपने इंटरेक्ट किया होगा, अपने टीचर के साथ इंटरेक्ट किया होगा, और निश्चित तौर पे जो एग्जॉस्टिव लिस्ट रही होगी चैलेंजेस की और इस पूरे कार्यक्रम को लेकर के वो आपके पास में है। लेकिन कहीं ना कहीं हर एक राज्य के अपने कुछ स्पेसिफिक चैलेंजेस भी होते हैं, और उस मायने में मुझे लगता है कि झारखंड के भी अपने स्पेसिफिक चैलेंजेस हैं जो हमारे शिक्षक और हम जैसे सारे लोग उसको फेस करते हैं प्रत्येक दिन अपने पूरे कार्यक्रम के दौरान में। तो एक मौका होगा जहां पे हम चाहेंगे कि हमारे शिक्षक और हम सभी लोग आपस में फेस टू फेस मोड में भी बैठें। मुझे लगता है कि आपने एक जो नेहा जी ने प्रश्न रखा था वो ये रखा था कि बच्चों के लिए हम लोग बात कर रहे हैं और जो काम हम बच्चों के लिए करना चाह रहे हैं डेफिनेटली उसके इम्पैक्ट जो है वो टीचर पे भी होंगे। और इसको ऐसे भी सोचा जा सकता है कि अगर हम इमोशनली साउंड हैं तो डेफिनेटली हम दूसरे के इमोशन को शायद बेहतर ढंग से समझ पाएंगे, लेकिन अगर हम इमोशनली डिस्टर्ब हैं तो शायद दूसरे के इमोशन को रीड करने की हमारी क्षमता उतनी नहीं रह जाएगी। और ऐसे में ज़रूरी है कि शिक्षक के भी जो इमोशनल इशूज हैं, जो उनके जो काम करने के गति को जो प्रभावित करता है, कई बार आप सभी को अनुभव रहा होगा, हमारे तमाम शिक्षकों को भी अनुभव है, मुझे भी अनुभव है, पिछले 24-25 वर्षों से इस पूरे सिस्टम से जुड़ा हूँ। कई दफ़ा किसी विद्यालय में जाता हूँ तो टीचर बड़े एक्टिव नज़र आते हैं, मतलब वो दिन बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि टीचर इतने एक्साइटेड होते हैं चीज़ों को दिखाने के लिए, समझाने के लिए, बताने के लिए। और अगर उसी विद्यालय में कभी ऐसा भी हुआ है कि दूसरा मौका मिला है तो शिक्षक को मैंने देखा है कि बड़े चुपचाप हैं, वो भी बस सुनना चाह रहे हैं कि ठीक है आपको जो बोलना है बोल दीजिए, मैं सुन लूंगा। तो वहां पे जरूर मुझे लगता है, और मैं तो हाथ पकड़ के बाहर ले आता हूँ मैदान में कि बताओ भाई आज प्रॉब्लम क्या है, क्या इशू है, किसी ने कुछ कहा क्या, आने में विलम्ब हो गया क्या, गाड़ी खराब हो गई क्या, बसेस नहीं मिले टाइम पे क्या, कई इशूज हो सकते हैं। तो कई ऐसी बातें होती हैं और मुझे लगता है कि शिक्षकों के लिए शिक्षकों के जो इमोशंस हैं उनको रीड करने के लिए और टारगेटेड अप्रोच में शिक्षक को जागृत करने के लिए ज़रूरी है कि जो जिला एवं प्रखंड स्तर के जो हमारे ऑफिसेज हैं, जो हमारे ऑफिसर्स हैं, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उन्हें भी इन सारे चीज़ों से रूबरू होने की ज़रूरत है। ये एक इंटीग्रेटेड अप्रोच में कोई भी कार्यक्रम चल सकता है, आइसोलेशन में तो हो नहीं सकता। हम नहीं कह सकते कि साहब एज अभिनव कुमार हम नहीं बदलेंगे लेकिन आप बदल जाओ, तो ये कतई संभव नहीं है, बदलना तो हमें भी पड़ेगा। और वैसे में ज़रूरी है कि जो प्रखंड स्तरीय जो हमारे पदाधिकारी होते हैं, जो नियंत्री होते हैं हमारे शिक्षकों के, जिनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी होती है कि हमारा विद्यालय बेहतर ढंग से संचालित हो, आदर्श विद्यालय के रूप में संचालित हो, तमाम बच्चों से वो सुशोभित रहे, हमेशा बच्चे आए, लगातार वहाँ पे हर तरह की गतिविधियाँ चलें, और जिला स्तरीय हमारे जो ऑफिसेज हैं जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसेज होते हैं। तो मुझे लगता है कि आज के इस डेट में जहाँ बच्चों का आना विद्यालय में अपने आप में एक सशंकित सा माहौल हो गया है। आपको मैं बताऊं, इस पूरे फोरम में मैं बताना चाहूँगा कि 21 दिसंबर से राज्य सरकार के आदेश पर हमने क्लास 10th और 12th का विद्यालय खोला है, और 1 मार्च से हमारा क्लास 8, 9 और 11 भी खुल गया। मतलब अगर आप देखोगे तो आज के दिन क्लास 8 से 12 का विद्यालय संचालित है, लेकिन एक प्रोटोकॉल है जहां पे हमें पेरेंट्स से कंसेंट लेना है कि वो बच्चे को भेजेंगे या नहीं भेजेंगे। एवरी डे वी आर ट्रैकिंग द चिल्ड्रन पोजीशन कि कितने बच्चे आ रहे हैं। काफी कम बच्चे आ रहे हैं। ये महज अगर पूरे स्टेट में मैं बताऊं तो 32% के आसपास होता है जहां बच्चे अभी विद्यालय को आ रहे हैं। क्लास 1 से 7 का तो विद्यालय खुला भी नहीं है, और अगर मान लो खुलता है तो मुझे लगता है कि अभी शुरुआती दौर में जो रुझान होगा वो इतना ही होगा, क्योंकि वो छोटे बच्चे हैं, शायद इससे कम ही है। अब यहाँ पे एक बड़ी जिम्मेदारी ये लगती है कि जो गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल हैं हम उसको डिसओबे नहीं कर सकते हैं। पेरेंट्स के कंसेंट जरूरी है, पेरेंट्स के साथ लगातार बातचीत भी करना जरूरी है, एक विश्वास भी दिलाना जरूरी है कि विद्यालय में उनका आना सेफ है,
विद्यालय तैयार है उनको एक सेफ इन्वायरमेंट देने के लिए। और साथ में जो आज का जो टॉपिक है सोशियो इमोशनल लर्निंग पे जो केंद्रित है, इन दोनों चीजों के लिए क्या वो तरीका हो सकता है, क्या आपको लगता है डिफरेंट स्टेट में आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है कि हम अपने ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स के साथ हम किस ढंग से इन कार्यक्रमों को लेकर के उनके सम्मुख जाएं, उनके समक्ष जाएं और उनको हम प्रेरित करें कि साहब ऐसा करने से ये रिजल्ट बेहतर होगा। बेहतर इन दैट सेंस, चाहे वो टीचर के डेली अटेंडेंस की बात करें, बच्चों के डेली अटेंडेंस की बात करें, बच्चों के लर्निंग आउटकम की बात करें, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं। और इन मुद्दों को पे मैं आमंत्रित करना चाहूँगा संगीता जी को। संगीता जी जो KEF से हैं, केवल्या एजुकेशन फाउंडेशन से। संगीता जी, आप, मुझे लगता है कि आपका जो टॉपिक है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है इस मायने में, क्योंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स की। तो आपसे जरूर सुनना चाहेंगे अपने एजुकेशनल ऑफिसर्स की भूमिका क्या हो सकती है और कैसे हम इस पूरे कार्यक्रम को उनके समक्ष पेश कर सकते हैं। जी, धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। पहले तो मैं रियली थैंक यू बोलना चाहती हूँ आपका और झारखंड एजुकेशन डिपार्टमेंट का, जो इस तरीके की आगे देखने वाली सोच को इतने खुलासे के साथ सामने रखता है। आई थिंक ये एक सबसे बड़ा बदलाव है और आप झारखंड में बैठ के देश को दिशा दिखा रहे हैं, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दिस एफर्ट दैट यू आर मेकिंग। और इस तरीके का माहौल जहां पर 5,000 लोग ये सोचने के लिए एकत्रित हुए हैं कि हम अपने बच्चों की ओवरऑल डेवलपमेंट को कैसे देखें और सिर्फ उनकी पढ़ाई लिखाई की चीजों को ना देखें, वो ही एक बहुत बड़ा स्टेप है सर स्टेट की तरफ से। और आप सही कह रहे हैं सर कि हमारे यहाँ, आपने ये कई बार बोला भी अपने ही जब आप अपने विचार शेयर कर रहे थे कि सिस्टम में सिर्फ बच्चे के लिए ही चीजें नहीं हो सकती, हर लेवल, ये पूरा एक सम्मिलित सिस्टम है। बच्चे तक हम कुछ भी नहीं पहुंचा पाएंगे अगर हमारा टीचर, हमारा क्लस्टर पे बैठा हुआ ऑफिसर, हमारे ब्लॉक के ऑफिसर, हमारे डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसर और हमारे स्टेट के सभी सहयोगी साथ में जुड़ के इन विषयों के ऊपर ध्यान नहीं देंगे। और सर मैं फिर से आप ही का एक बात उठाऊंगी, जहां आपने बोला कि अगर अभिनव जी और संगीता जी और नीता जी और ईशान जी और आकाश जी मिलके ये डिसाइड नहीं करेंगे कि मुझे भी अपनी सोच में बदलाव लाना है, तो नीचे बच्चे तक किसी भी किस्म का बदलाव नहीं पहुंच पाएगा। मैं इसको सर दो रूप में दिखाई देती हूँ, आई थिंक बहुत लेवल पे सबने इसको कवर किया है। एक पूरा ह्यूमन एंगल है सर, हम कोई भी रोल प्ले कर रहे हो, हम पहले इंसान हैं। वो जो एक इंसानी एंगल है, ये समझने का कि मेरा अपना अस्तित्व मैं समझ पाऊं, मैं अपने लिए अवेयर रहूं, अपने बायसेस को समझूं, उनको समझते हुए उनसे रूबरू होने की कोशिश करूं, उनके ऊपर विचार विमर्श कर पाऊं, एक ओपन तरीके के साथ सुन पाऊं, किसी दूसरे के डिफरेंट विचारों को समझने की कोशिश करूं कि आज तक मैं गणित और अंग्रेजी और हिंदी और साइंस पे ही ज्यादा तवज्जो दे रहा था, या मैं अपने डिस्ट्रिक्ट की मीटिंग में जब बैठता था तो यही सवाल पूछता था कि आंकलन क्या है, कितने परसेंटेज बच्चे आए। क्या मेरे सवालों में बदलाव आएगा? क्या मेरे सवालों में ये आएगा कि अच्छा, अगर इस ब्लॉक में हमारे पास 30% ही बच्चे आ पा रहे हैं, टीचर कितने आ पा रहे हैं, उनके घरों की क्या तकलीफें हैं? तो सवालों को नंबर से देखने की बजाय क्या हम क्वालिटेटिवली उनको समझें, उनके पीछे के तकलीफ को समझने की कोशिश करें, उनको हम बदलें। एंड दैट विल ओनली कम अगर मैं किसी और के लिए या अपने उस रोल में जाऊंगी, उससे पहले मुझे ये सोचने की जरूरत पड़ेगी कि मैं अपने बारे में जब सोचती हूँ कि मैं कोई चीज कर पा रही हूँ, मैं आज अपने काम में 5 चीजें करना चाहती थी, मैं 3 ही कर पाई, अब मैं अपने आप को उसके लिए डांटने वाली हूँ या मैं अपने आप से पहले संवेदनशील होने वाली हूँ कि मैंने ये 3 काम अच्छे किए, ये 2 मैं क्यों नहीं कर पाया। That self-awareness has to change into also self-compassion.
अपने लिए जो है वो संवेदनशीलता हमें अपने लिए जागरूक करनी पड़ेगी, तभी हम वो संवेदनशीलता दूसरे के लिए भी जागरूक कर पाएंगे। फिर मेरा आता है ह्यूमन से रोल। मैं एक संस्था का हिस्सा हूं, उस संस्था में मेरा कुछ रोल है जिसको मुझे निभाना है, चाहे वो शिक्षक का हो या वो डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक ऑफिशियल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। मैं रोज पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं बच्चे से थोड़ा दूर हूं, लेकिन मेरा भी कार्य जो है वो बच्चे के लिए ही है। उसको कर पाने के लिए इट इज इम्पोर्टेंट दैट आई फर्स्ट अंडरस्टैंड कि मेरी क्या 4 प्रक्रियाएं हैं जिनको करने से मैं अपने स्कूली सिस्टम पे प्रभाव डाल पाऊंगा। तो मैं इसको ऐसे देखती हूँ सर, झारखंड में पिछले 3 साल से बहुत सारे प्रोग्राम्स चले हैं, उनके तहत अब आप जो है वो एक सिस्टमिक तरीके से काम करते हैं। आपके हर डिस्ट्रिक्ट पे जो है वो डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट्स हैं, आपके ब्लॉक्स पे जो हैं वो ब्लॉक प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट्स हैं, और हमारे हमारे अधिकारी जो हैं, चाहे वो हमारे डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स हों, चाहे वो डाइट से संबंधित लोग हों, वो इकट्ठे होते हैं, इकट्ठा होके अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में सोचते हैं। तो इस तरीके के जो मीटिंग्स हमारे हो रहे हैं सर, उनके अंदर जो वार्तालाप हम कर रहे हैं, क्या हम डेटा को ध्यान में रख के कर रहे हैं? क्या हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे अगर 12 ब्लॉक्स हैं तो उन ब्लॉक्स के अंदर अलग अलग तकलीफें किसकी कितनी है? सिर्फ इसलिए नहीं कि मेरे को ये देखना है कि मेरा ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या है, क्योंकि मेरे पहले ब्लॉक की दिक्कत ये हो सकती है कि वहां पर बच्चों का एनरोलमेंट ही कम है, इस वजह से बच्चे नहीं आ रहे हैं। दूसरी जगह मेरी प्रॉब्लम ये हो सकती है कि यहाँ पर जो है वो शिक्षक की नियुक्ति नहीं हो रखी है, इसलिए क्लासेस नहीं हो पा रही हैं। ये 2 अलग समस्याएं हैं सर, इनको डिफरेंटली देखने की जरूरत पड़ेगी। सो इन 2 चीजों को साथ में जोड़ते हुए मैं अपने आप को देखूं, मैं अपने रोल को समझूं, और अपने उस रोल को समझते हुए सवाल जवाब के तरीके से लोगों को जोड़ते हुए आगे कैसे लेके जाऊं, वो बहुत जरूरी है सर। और ये करने के लिए मुझे लगता है हम जैसे आगे इस कार्यक्रम को बढ़ाएंगे, हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि हम अपने सारे लेवल्स पे जो हमारे ऑफिशियल्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके लिए अलग अलग सेशंस को हम आयोजित करें, क्योंकि उनकी भी जानकारी इन विषयों के बारे में बढ़नी जरूरी है, सिर्फ शिक्षक की नहीं। इसलिए हमारा ये मानना है कि हम झारखंड में सारे डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो है वो इस तरीके के वेबिनार्स, और जैसे आपने कहा जब स्टेट खुल जाएगा, पूरी तरह से हम कोविड से मुक्त होंगे, तब हम रूबरू होके इस बारे में बातचीत कर सकें, अपने डिस्ट्रिक्ट ऑफिस के साथ 24 जिलों के, अपने डाइट्स के साथ, अपने ब्लॉक ऑफिसर्स को इकट्ठा करके ग्रुप्स में बैठ के इन चीजों के ऊपर डिस्कस करें, उनकी बातों को समझें कि उन्होंने इसको कैसे देखा है, अपनी जिंदगी में पहले एक्सपीरियंस किया है या नहीं किया है, उनको भी उसका हिस्सा हम बनाना चाहेंगे सर। एंड दैट इज हाउ वी विल टेक द प्रोग्राम अहेड एंड टेक द लर्निंग अहेड विद द डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक ऑफिशियल्स। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच संगीता जी। और मैं एक चीज, अभी जब आपसे मेरी बात हो रही थी, आप अपनी बात यहाँ रख रही थी, तो मुझे एक ये लग रहा है कि चूंकि संपूर्णा कंसोर्शियम के अंदर जो कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं वो कुछ ही जिलों में है, अभी पायलटिंग के रूप में है, 5 जिलों में है फर्स्ट फेज में। तो क्या हम लोग एक प्लान कर सकते हैं कि इन 5 जिलों के जो हमारे ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स हैं, इनको हम एक स्टेट लेवल पे फेस टू फेस इनके साथ हम लोग कुछ शेयर करते हैं, एक दिन का एक प्रोग्राम बना लीजिए वर्कशॉप मोड में। और अप्रैल में, चूंकि मार्च थोड़ा सा पैक्ड होता है, फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग होता है, अप्रैल में अगर हम करते हैं तो डेफिनेटली इसके इम्पैक्ट आएंगे। क्योंकि अभी देखो तमाम जिले और ब्लॉक ऑफिसेज भी जूम के साथ शिक्षकों के बीच में उनका संवाद चल रहा है। तो एक बार जब इनके साथ हमारा डायरेक्ट इंटरेक्शन हो जाएगा, छोटे समूह में बात हो जाएगी होल डे की, तो उस वेबिनार में भी हमारा जो ये इशू है, सोशल ये स्कूल हेल्थ एंड वेलबींग वाला जो मुद्दा है, वो भी उस वेबिनार का एक बड़ा एजेंडा बन जाएगा। तो ये मैं रिक्वेस्ट करूंगा तमाम ये जो पार्टनर एजेंसीज हैं उनसे कि अप्रैल का एक डेट डिसाइड करें हम लोग, और कोशिश करें कि एक फेस टू फेस रांची के अंदर हम लोग इन सेलेक्टिव जिले के प्रखंड और जिला के पदाधिकारियों के साथ हम लोग एक वर्कशॉप करें। बहुत बहुत धन्यवाद संगीता जी, आपने थैंक यू सर अच्छे ढंग से अपनी बातों को रखा है।
लेकिन ये मैं जरूर कहूंगा सारे पैनलिस्ट को कि आज जितनी भी बातें हुई हैं ये जस्ट इंट्रोडक्टरी है। इसके माध्यम से हम कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि कल से कोई चेंज होना शुरू हो जाएगा। हाँ, इतना जरूर मैं मानता हूं कि आज के बाद से सोचना डेफिनेटली प्रारंभ हो जाएगा। हम सभी कम से कम व्यक्तिगत रूप से अपने इमोशन को सोचना जरूर शुरू करेंगे कि हमारे इमोशन क्या हैं, या हम कब हमारे लिए वो चैलेंज होता है, कैसे हम उसको करते हैं। तो ये तमाम तरह के जितने हमारे प्रतिभागी जुड़े हैं, ये डेफिनेटली एक इम्पैक्ट आएगा। और सही मायने में जो फील्ड पर जब हमारा काम एक्चुअल लेवल पे और उस मोमेंटम में शुरू होगा, तभी जा करके इसके इम्पैक्ट असेसमेंट और इसके रिजल्ट को हम लोग देख पाने में सक्षम होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अब मैं सत्वा से हमारे बीच जुड़े हुए हैं आकाश सैन जी। मैं आकाश जी से अनुरोध करूंगा कि ये तो वेबिनार है, हम लोगों ने जो डिसीजन लिया है कि लगातार हम लोग वेबिनार करेंगे, हर वीक में करेंगे, ये तो चलेगा ही। लेकिन इस पूरे पार्टनर जो कंसोर्शियम हम लोगों का है, उसमें इस कार्यक्रम को लेकर के क्या वे फॉरवर्ड है, क्या आपका जो भावी योजना जिसको हम कह सकते हैं कि रणनीति है, उन मुद्दों पर बात करने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा आकाश जी को। धन्यवाद सर। सुनाई दे रहा है आवाज? ठीक है। तो थैंक यू सर, एंड थैंक यू सारे पैनलिस्ट्स को और जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ सुना है। और अभी तक जितने भी बात हुआ है, शायद हम अपनी जो भी परिप्रेक्ष्य हैं उसको रख पा रहे हैं। तो वे फॉरवर्ड की सीन पे मुद्दे पे मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो संपूर्ण कंसोर्शियम है, ये कंसोर्शियम पिछले 5-6 महीने से लगातार जेईपीसी और जेसीआरटी की ऑफिशियल्स के साथ बहुत ही क्लोजली काम कर रहे हैं। और हम कोशिश कर रहे हैं कि ये जो सोशल इमोशनल लर्निंग का जो मुद्दा है, इस पे हम सबको अवगत कर पाए। और अभी तक हमने जेसीआरटी के साथ मिलके इस स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम के तहत एसआरजीज और डीआरजीज की ट्रेनिंग कर पाए हैं। हम जेसीआरटी की और जेईपीसी की मदद के साथ हम लोगों ने कुछ कॉन्टेक्सचुअल मॉड्यूल्स, जो कि शायद झारखंड की कॉन्टेक्स्ट को समझ के हम सोशल इमोशनल लर्निंग को कैसे बांध पाए, उस तरीके से हम बना पाए हैं। आगे परियोजना ऐसी है कि हम कोशिश हमारी एम्बिशन ये है कि अगले 4 साल तक हम इस प्रोग्राम को कंटिन्यू करें। एंड इसके लिए हम, जैसे कि संगीता जी और अभिनव जी कह रहे थे, कि हम हर लेवल पे हम वर्कशॉप्स करना चाहते हैं, हम इंटरेक्शंस करना चाहते हैं। एंड सिमिलरली सीट लेवल पे हम कोशिश कर रहे हैं कि इस तरीके की वेबिनार्स कंटिन्यू हो पाए। इसी के साथ साथ हम लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी वेबिनार्स चालू किए हैं। अभी तक हम लोगों ने 3 जिलों में पेरेंट्स के साथ इन मुद्दों पे बातचीत किया है। एंड आगे कोशिश यही कर रहे हैं कि और भी डिस्ट्रिक्ट के साथ हम बात कर पाए और पेरेंट्स को अवगत कर पाए कि कैसे उनका भूमिका है कि एक बच्चे के लिए सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट कर पाए। सिमिलरली हम हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि जब तक स्कूल नहीं खुलता है, क्या तब तक हम बच्चों तक पहुंच पाए। और बच्चों तक पहुंचने के लिए एक IVRS करके एक सेटिंग है, जहाँ पे फोन के थ्रू रीच आउट कर पाए और वीडियोस के थ्रू रीच आउट कर पाए, ताकि उनको शुरुआती तौर पे समझा पाए कि इमोशंस क्या होता है और उस इमोशंस पे एक्सप्रेस कैसे किया जा सकता है। तो हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और स्कूल लेवल तक ये पहुंच पाए। जब स्कूल खुलेगी, हमारी कोशिश ये रहेगी कि स्कूलों में हम लोग किस तरीके से टीचर्स के साथ मिलके, पेरेंट्स के साथ मिलके और स्कूल हेड्स के साथ मिलके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। यही हमारी कोशिश रहेगी। बस एक बात के साथ अंत करना चाहूँगा कि शायद हर किसी को जब भी हम काम से लौटते हैं या फिर कहीं से भी आते हैं, अगर कोई हमारे कंधे में हाथ रख के बोलते हैं कि कैसे हो तुम या फिर कैसे हो आप, शायद हम सबको बहुत ही अच्छा लगता है। और शायद वो बच्चा जो भी उस स्कूल में आ रहा है, यही एक बात सुनने के लिए तरसता है। एंड हमारे सबकी अनुभव होती है और हम बेशक करते हैं। शायद इसी चीज को अगर हम ज्यादा से ज्यादा करेंगे इस कोविड के दौरान,
उनको भी आश्वासन होगा कि हाँ कोई तो है जो मेरे शायद दुविधा को, शायद मेरी भावनाओं को समझते हैं, एंड शायद उसी से शुरुआत हो सकती है हमारी सेल्फ एक्सप्रेशन की जर्नी। एंड हम जरूर अभिनव जी और जेईपीसी और जेसीआरटी के साथ मिलकर इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आगे ले जाना चाहेंगे। धन्यवाद सभी को इस वेबिनार के साथ जुड़ने के। धन्यवाद। ओवर टू यू अभिनव जी। थैंक यू सर। थैंक यू आकाश जी, आपने पूरे 4 साल का एक विवरण पेश किया है। काम करें और मुझे लगता है कि एक मंथली कैलेंडर जैसा कुछ बना करके उस पर लगातार काम करते रहें ताकि कोई चीज़ बहुत लंबा ना जाए। होता क्या है कि कई बार हम लोग सोचते बहुत हैं बट वो एक्चुअल रोल आउट होने में काफ़ी टाइम लग जाता है, और जब टाइम प्लानिंग में बहुत ज़्यादा चला जाता है ना, तो आपका जो रोल आउट होता है उस पर भी उसका प्रभाव आने लगता है कि जल्द खत्म करना है। तो आई एम श्योर कि हम तमाम जितने लोग यहाँ जुड़े हैं, जितने पैनलिस्ट हैं, जितने ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जेईपीसी और स्कूली शिक्षा विभाग हमेशा खड़ा है आप लोगों के साथ, आपके टेक्निकल एक्सपर्टीज को लेकर के फील्ड तक जाने के लिए। ये विश्वास है हमारा, और ये आश्वासन भी है विभाग की ओर से आप सभी को। धन्यवाद सर। अब मैं अनुरोध करूंगा, चूंकि आज हमने जितना भी सोचा था आज के दिन में डिस्कशन का, जितने पैनलिस्ट को हमने आमंत्रित किया था, हम सभी से संबोधित हो चुके हैं, सबको सुना हमने। और आज के इस वेबिनार में वोट ऑफ थैंक्स के लिए मैं अनुरोध करूंगा ईशान शर्मा, केईएफ के ईशान शर्मा जी हमारे साथ हैं। आपसे अनुरोध होगा कि आज सभी को आपकी तरफ से वोट ऑफ थैंक्स हो। नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद अभिनव जी मुझे ये मौका देने के लिए कि मैं आज के वेबिनार में इस सभा को और हमारे 5000 के करीब शिक्षक साथी, शिक्षा अधिकारी, पदाधिकारी लोग जो मौजूद हैं, उनको मैं धन्यवाद दे पाऊँ। ये मेरे लिए गौरव का क्षण है। मैं इसलिए कह रहा हूँ ये गौरव का क्षण है कि आज जो हमने मुख्य रूप से 4-5 चीजों पे बातचीत की, अगर हम उसके सार को देखें तो स्वयं को जानना और संवेदनशीलता के साथ हम कैसे जुड़ें, इस मुद्दे पे इतने व्यापक रूप में चर्चा होना, ये एक बहुत ही मेरे ख्याल से एक अभिनव प्रयास है। शायद पूरे देश की स्थिति को देखें तो शायद झारखंड एक ऐसा पहला राज्य है जहां हम इतने व्यापक स्तर पे कोविड की परिस्थिति और उससे बाहर निकलते हुए आगे बढ़ने के लिए हम बच्चों के समग्र विकास के लिए संवेदनशीलता को कैसे बनाए रखें और उसमें खुद को जानने के लिए हमारी जो भूमिका है वो कैसे संभव है, उसको देखते हुए आगे बढ़ें, उस पर चर्चा हो रही है। इसके लिए मैं उन सारे शिक्षकों का आभारी हूँ, उन सारे शिक्षक साथियों का आभारी हूँ जिन्होंने ये भूमिका को चुनकर आगे बढ़ना चाहा। जेसीआरटी जेईपीसी की टीम जो झारखंड के संदर्भ में कैसे मॉड्यूल को कॉन्टेक्चुअलाइज किया जाना चाहिए, किस तरीके से हम झारखंड की परिस्थितियों के अनुसार इसमें करिकुलम में नवाचार लाएं और झारखंड को एक नई दिशा दे पूरे देश के लिए, उनका जो लगातार हमको मार्गदर्शन मिल रहा है उसके लिए धन्यवाद। साथ ही साथ आपको, जेईपीसी की पूरी टीम को, हमारे मार्गदर्शक एसपीडी सर जो अपने गवर्नेंस और गाइडेंस से हमको सजेस्ट करते रहते हैं कि कैसे प्रोग्राम को और इफेक्टिव बनाया जाए झारखंड के कॉन्टेक्स्ट में, मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और अंत में सारे कंसोर्टियम के साथी जो अपनी एक्सपर्टीज के साथ एक यूनिक कंट्रीब्यूशन, हम आज बात कर रहे थे कि हम कोलैबोरेशन, एक शब्द का इस्तेमाल हुआ था क्लास में, बच्चे के संग होता है कि तुम अपने ज्यादा नंबर कैसे लाते हो, जब वो काम करने आता है किसी जगह पे तो अपने साथियों के सहयोग के साथ कैसे काम करते हो। सीखा मैंने खुद जीतना, काम मुझे करना है कि हम सारे साथ में मिलके कैसे जीतें। तो कंसोर्टियम का एक प्रयास कि हम जो कोलैबोरेशन की बात कर रहे हैं भविष्य की क्षमताओं के लिए, उसका हम डिमॉन्स्ट्रेशन कैसे करें जेईपीसी के साथ, जेसीआरटी के साथ, आपस में समन्वय के साथ, उसका एक प्रदर्शन करें। तो हम समग्र रूप से कैसे आगे बढ़े, ये प्रयास हम कर रहे हैं।
हम सभी लोग मैं सभी लोगों का धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि आप लोग जुड़े और इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू, हमारे एक्सपर्ट पैनलिस्ट, हमारे सारे प्रतिभागी जो बहुत ही कम समय में, मैंने सुबह में ही लिंक शेयर किया था आज के इस वेबिनार का, लेकिन इतने कम टाइम में एक बड़ी संख्या में शिक्षक हमसे जुड़े हैं। और शिक्षकों का जुड़ना डेफिनेटली ये हमें इससे एक प्रेरणा तो मिलती ही है, क्योंकि जब हमारे विषय वस्तु को लोग इंटरेस्ट से सुनते हैं तो डेफिनेटली वो हमारे लिए एक बेहतर चीज़ है जिसको हम आगे ले जा सकते हैं। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, एंड डेफिनेटली इसी चैनल पे हम फिर मिलेंगे आपसे एक नए थीम के साथ। कुछ स्पीकर जो आज हैं वो भी हो सकते हैं, कुछ नए स्पीकर होंगे, हमारे थीमेटिक एरिया के विषय वस्तु नए होंगे। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल। थैंक यू। थैंक यू। नमस्कार, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।